अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिडक्स टूलकिट यानी कि आरटीके एंड यकीन मानो मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट एंड बेहतरीन लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। अगर स्टेट मैनेजमेंट करना चाहते हो तो रिडक्स टूलकिट ही आप प्रीफर करना पसंद करोगे। अगर ये आपने कर लिया तो फिर डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि आप रिडक्स टूलकिट से आपको प्यार हो जाएगा एंड रिडक्स टूलकिट पे ही काम कर रहे होगे। हालांकि जस्ट स्टैंड वगैरह भी काफी जगह आपको यूज किया हुआ मिल जाएगा एंड जस्ट स्टैंड काफी ज्यादा सिंपल भी लगा होगा आपको। सो कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए है, उतना ज्यादा कोड पे कमांड नहीं है, उतना ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना चाहते, तो जस्ट स्टैंड ही प्रीफर करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। इंटरनली वो सारी चीजें हैंडल कर लेता है, आपको बस यूज करना होता है। लेकिन उतने ज्यादा कंट्रोल्स वहां पे नहीं मिलते जितने ज्यादा कंट्रोल्स आपको रिडक्स टूलकिट में मिलते हैं। जैसे कि आपने रिडक्स प्रीवियस 2 लेक्चर्स में देख रखा है, तो रिडक्स में कितना तगड़ा परफॉर्मेंस वाइज भी सब कुछ बेटर है एंड सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस भी बेटर है, साथ ही साथ कंट्रोल्स भी हमें काफी ज्यादा मिलते हैं। बस दिक्कत यहाँ पे ये थी कि बहुत ज्यादा बॉयलर प्लेट कोड एंड बहुत ज्यादा सेटअप जो कि दिमाग खराब कर दे आपका, ऐसा था। सो वो हम लोग सारी के सारे फेस झेल के यहाँ पे आ रहे हैं एंड अभी रिडक्स टूलकिट आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा क्योंकि कोर इंजन आपने समझ लिया है इसका। रिडक्स टूलकिट किस पे बेस्ड है, हमारा रिडक्स पे ही बेस्ड है। सो कोर रिडक्स आपने सीख लिया है। सो यहाँ पे आपको समझ सकते हो कि 60-70% तो आपको आ गया। बस सिंटैक्स से आपको परिचित होना है थोड़ा सा कि रिडक्स टूलकिट का बॉयलर प्लेट कोड कितना सिंपल है, बस आपको इतना सा समझना है अभी। बाकी सारी चीजें आपको आ रही है। और किन्हीं को ऐसा है कि जिन्होंने प्रीवियस स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ नहीं देख रखा है, शायद लगभग 5 से 6 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर। स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जस्ट एंड फिर एक प्रोजेक्ट था, फिर रिडक्स एंड फिर रिडक्स पे एक प्रोजेक्ट जहाँ पे थंग वगैरह हमने डिस्कस किया था, मिडिलवेयर वगैरह। सो सब अगर किन्हीं ने नहीं भी देख रखा है ना, और मुझे पता है बहुत लोगों ने ऐसा होगा जिन्होंने नहीं देख रखा है वो सारी की सारी चीजें, न्यू यहाँ पे सिर्फ रिडक्स टूलकिट की तलाश में आए हो, सो उनके लिए भी ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है काफी लोग आपको सजेस्ट करेंगे। इवन जो ट्यूटोरियल्स वगैरह आप देख रहे होगे वहां पे आपको बोला गया होगा रिडक्स टूलकिट अभी चल रहा है, क्यों ही रिडक्स जानने की जरूरत है, रिडक्स टूलकिट यूज करो, वो सारी चीज जानने की नीड नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेगेसी कोड बेसेस अगर आपको मिल जाते हैं या ओल्ड कोड बेसेस आपको मिल जाते हैं, सो वहां पे आपको मैक्सिमम चांस है कि रिडक्स ही मिलेगा, रिडक्स इंप्लीमेंट किया हुआ मिलेगा। और अगर डेफिनेटली अगर न्यूअर कोड बेस पे आप काम कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, या किसी कंपनी में अभी करंटली आप प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हो, तो रिडक्स टूलकिट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ओल्ड कोड बेसिस में आपको रिडक्स मिलेगा। और ये जो रिडक्स टूलकिट है ये भी आपके पास रिडक्स पे ही बेस्ड है। पूरा का पूरा काम यहाँ पे रिडक्स का ही हो रहा होता है। बस ऊपर से ये एब्स्ट्रैक्शन है, एक कोडिंग चढ़ा दी गई है, लेयर्स को हाइड कर दिया गया है नीचे के, इंटरनली वही सारी चीजें जनरेट हो रही होती है, बट ऊपर से थोड़ा सा कोड सिंपल हो जाता है। अब इतना ज्यादा चर्चा यहीं पे कर लेंगे तो कोड क्या ही करेंगे। सो फटाफट कोड में बढ़ते हैं। और उससे पहले ये थोड़ी बहुत थ्योरी है तो थ्योरी वगैरह पढ़ लेना। मैंने पहले ही बहुत बकवास कर दिया कि बॉयलर प्लेट कोड बहुत ही आसान है, काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि हम लोग कोड करेंगे उसके बाद आके एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। वो ज्यादा बेटर रहेगा, या थ्योरी पढ़ के कोड करेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मैंने पहले थ्योरी प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में ही आपको बता दी है। सो यहाँ पे जिनको स्टेट का आइडिया नहीं, सबसे पहले तो वो स्टेट मैनेजमेंट का आइडिया ले लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेट मैनेजमेंट का आइडिया दे देता हूँ। जो नए हैं डायरेक्टली रिडक्स टूलकिट पे जंप कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी समझ में आए। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे यहाँ पे। सो मान लो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट है, मल्टीपल कंपोनेंट्स है। एक तो आपके पास मेन कंपोनेंट हो गया app.jsx, ठीक है, ये हो गया आपका मेन ऐप। अब इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है आपके पास, एक ए कंपोनेंट है, इसके अंदर एक बी कंपोनेंट है, फिर इसके अंदर एक सी कंपोनेंट है, एक यहाँ पे आपके पास डी कंपोनेंट है एंड यहाँ पे आपके पास एक ई कंपोनेंट है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। रैंडमली मैंने कुछ भी बना दिया है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा नहीं। मतलब इससे कुछ वास्ट बहुत ज्यादा ब्रांचेस हो सकते हैं इसमें एंड बहुत कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा बना रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इस तरीके से कंपोनेंट है आपका, ये पेरेंट है, इसके अंदर 2 चाइल्ड है, इसके अंदर 2 चाइल्ड है एंड इसके अंदर आपका 1 चाइल्ड है। सो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना कि डी और बी को सेम स्टेट की नीड है। यानी कि मान लो यहाँ पे आप काउंट की वैल्यू, ये प्रोडक्ट्स वगैरह फेच कर रहे हो, तो प्रोडक्ट आप फेच यहाँ पे कर रहे हो, फेच करके आप सेट यहाँ पे कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, और प्रोडक्ट्स को रेंडर आप डी में करना चाहते हो। मैंने क्या बोला, सेट यहाँ पे कर रहे हो और रेंडर यहाँ पे करना चाहते हो। तो सेट प्रोडक्ट्स का यूज करके यहाँ पे सेट कर दोगे, बट रेंडर यहाँ पे कैसे करोगे, स्टेट तो इसके अंदर बना रखा है आपने। सो ये प्रॉब्लम थी स्टेट शेयरिंग की। सो स्टेट शेयरिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। यहाँ पे आप सोचोगे कि ए को पास कर देंगे, ए ऐप को पास कर देगा, ऐप सी को पास कर देगा, सी डी को पास कर देगा। और एक्चुअली में आपने अगर प्रॉपर तरीके से स्टेट फ्लो, डेटा फ्लो वगैरह पढ़ रखा तो आपको पता होगा पेरेंट से चाइल्ड की ओर डेटा फ्लो होता है। बाकी चाइल्ड से पेरेंट के पास भी पहुंचाने का तरीका है, फंक्शन वगैरह हमने देखा था। और ये क्या लेके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसलीन है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हाथ में आ गया। सो यहाँ पे
चाइल्ड से पेरेंट तक भी डेटा पहुंचाने का तरीका फंक्शंस वगैरह के थ्रू, पैरामीटर वगैरह के थ्रू पास कर सकते हैं हम लोग, बट उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग नहीं जाते। या मान लो आपने कर भी दिया, पहले डेटा इसमें भेजा, फिर इसमें भेजा, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, तो फालतू के एक कंपोनेंट, सी कंपोनेंट और एक ऐप कंपोनेंट आपके डेटा ढो रहे हैं, जबकि नीड सिर्फ इसमें और इसमें थी। इनको भी आपने दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको नीड है वो ले ले एंड आसानी से काम करे। डेटा का फ्लो थोड़ा आसान होना चाहिए, शेयरिंग आसान होनी चाहिए। सो इसके लिए हम लोगों ने दिमाग लगाया क्यों ना एक ग्लोबल स्टेट बना लिया जाए। क्या बना लिया जाए? एक ग्लोबल स्टेट बना लिया जाए, जिसे कि हम लोग स्टोर बोल देंगे। ठीक है, स्टोर मतलब वही दुकान। किसी के घर में जाके घुस के तो आप सामान नहीं ले सकते हो, उसका सामान उसका है, आपका सामान आपका है। ठीक है, तो किसी के घर में ऐसे घुस के आप सामान नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो आप स्टोर से जाके जरूर ले सकते हो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे। अब इस स्टोर जो आपने बना दिया, ये स्टोर ग्लोबल स्टेट बेसिकली आपने बना दिया, तो इससे डायरेक्टली बी सामान ले सकता है। एंड अगर बी को जरूरत है तो डायरेक्टली बी यहाँ पे डेटा सेट कर सकता है स्टोर के अंदर जाके, यहाँ जाके ये सेट कर देगा, यहाँ से आके ये ले लेगा। दैट्स इट। इतना सिंपल काम होगा हमारा। तो ये स्टोर बनाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट अभी तक चीजें डिस्कस की हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज डिस्कस की हमने, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डिस्कस किया हमने, जस्टिन डिस्कस किया हमने, रिडक्स डिस्कस किया, और अभी आरटीके डिस्कस करने वाले हैं ये स्टोर बनाने के लिए, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो रिडक्स टूलकिट क्या होता है, क्या होता है, वो सब चीज बाद में देखेंगे, थ्योरी वगैरह बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें इतना समझ में आया, स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम लोग रिडक्स टूलकिट का यूज करेंगे, और ये सब भी बाद में पढ़ेंगे, पहले कोड देख लेंगे। सो रिडक्स टूलकिट, अच्छा रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स में क्या डिफरेंस है? रिएक्ट रिडक्स हम लोग रिडक्स के साथ भी यूज करते थे, रिडक्स हमारे पास था, प्रीवियस लेक्चर आपने देख रखा होगा अगर, तो चीजें तो आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी, बट जिन्होंने नहीं देख रखा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी स्किप कर सकते हो आप। तो रिएक्ट रिडक्स हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन के लिए यूज करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। रिडक्स टूलकिट आपके पास स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, रिडक्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो यहाँ पे हम लोग स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं, स्टेट बना रहे होते हैं, उसमें अपडेट कर रहे होते हैं, ईटीसी ईटीसी बहुत सारी चीजें होती है, कॉन्फ़िगर स्टोर करते हैं, स्लाइस बनाते हैं, असिंक्रोनस काम करना है तो क्रिएट असिंक थंक, बिल्ट इन इमर, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है, डेव टूल्स वगैरह सेटअप करते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का काम हो गया। लेकिन इसको रिडक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, सॉरी रिडक्स से नहीं, रिडक्स टूलकिट ही तो है ये। सो रिएक्ट से कैसे कनेक्ट करेंगे? अब ये जो रिडक्स टूलकिट है ये मल्टीपल चीजों के साथ आप यूज कर, एंगुलर के साथ कर सकते हो, व्यू के साथ कर सकते हो, सो इन सारी चीजों के साथ आप यूज कर सकते हो, बट मुझे तो रिएक्ट के साथ करना है। सो क्योंकि हमें रिएक्ट के साथ इसे यूज करना है, तो उसमें कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज करेंगे। रिडक्स टूलकिट को, जो कि स्टेट हमने बना दिया, स्टोर बना दिया, उसको रिएक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का यूज करेंगे। दैट मीन्स प्रोवाइड अगर कराना हो डेटा को सारे के सारे कंपोनेंट्स में, तो मेन में जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई वगैरह हम प्रोवाइड कराते थे, वो प्रोवाइड कराने का काम हम लोगों का रिएक्ट रिडक्स का होगा। रिएक्ट रिडक्स से हम लोग इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर एंड प्रोवाइड करा देंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स को। फिर यूज सिलेक्टर का हम लोग स्टेट को एक्सेस करने के लिए करेंगे। यूज डिस्पैच का यूज हम लोग एक्शन को एक्सेस करने के लिए करेंगे। एक्शन बेसिकली डिस्पैच कराना, फंक्शन कॉल करना है, तो वही फंक्शन आपका स्टेट को सेट कर पा रहा होगा। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डायरेक्टली आप स्टेट को म्यूटेट कर दो, म्यूटेट तो करना ही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे रेड्यूसर करेंगे, फंक्शन करेंगे, रेड्यूसर फंक्शन सब देखेंगे अभी। सो ये वाला डायग्राम बताया था मैंने पिछले भी वीडियो में, ये रिडक्स का पूरा डायग्राम है। तो रिडक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम लोगों को? तो रिडक्स टूलकिट पढ़ना है, अरे इंटरनली सारा का सारा काम यही है। रिडक्स टूलकिट में भी इंटरनली यही होता है, ऊपर से बस एक लेयर लगा दिया गया है, इन तीनों को ढक दिया गया है। इन तीनों को ढक के आपका यहाँ पे एक स्लाइस बना दिया गया है, उस स्लाइस में आपको काम करना होता है और एक ही स्लाइस से आपका काम हो जाता है। इन तीनों के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर लगा दिया गया है, दैट्स इट। इतना सिंपल है रिडक्स टूलकिट। सो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे आपके पास रेड्यूसर होता था, स्टेट तो आप समझ ही गए, सारे के सारे कंपोनेंट्स में हम लोग स्टेट यूज करेंगे। सो स्टेट में चेंज होगा तो सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रीरेंडर ट्रिगर हो जाएगा। अब स्टेट में चेंज कैसे करेंगे? तो स्टेट को चेंज करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ रेड्यूसर के पास थी, रेड्यूसर ही चेंज कर सकता था। लेकिन रेड्यूसर में भी चेंज, बेसिकली रेड्यूसर से स्टेट चेंज करवाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे क्या चेंज करना है, रेड्यूसर के अंदर जो फंक्शन उसको ट्रिगर करने के लिए आपके पास एक्शन की नीड पड़ती थी। एक्शन क्या था? आपके पास एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था। क्या था एक्शन? एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट था जो कि टाइप होता था, जिसमें पेलोड होता था। टाइप में हम लोग मेंशन कर रहे होते तो व्हाट टू डू, क्या करना क्या बेसिकली। टाइप में हो सकता है ऐड टू प्रोडक्ट हो, टाइप में हो सकता है ऐड टू कार्ट हो। तो अगर ऐड टू प्रोडक्ट होगा तो एक्शन अगर हम कॉल करेंगे तो एक्शन जाके यहाँ रेड्यूसर में बताएगा कि ऐड टू प्रोडक्ट वाला टाइप है, तो ऐड टू प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करके स्टेट में अपडेट करना है। अगर ऐड टू कार्ट वाला एक्शन कुछ होगा तो ऐड टू कार्ट यहाँ पे जाके बताएगा ऐड टू कार्ट टाइप क्या है, ऐड टू कार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट में चेंजेस करना है, एंड स्टेट में चेंज करेगा डेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रेड्यूसर आपके स्टेट स्टोर में हम लोग कनेक्ट करते थे एंड फिर ये स्टोर को प्रोवाइड करा देते थे सब जगह।
रिएक्ट रिडक्स का यूज करके। सो कुछ इस तरीके से हमारा काम हो रहा होता था। तो एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता था, बेसिकली एक फंक्शन बनाते थे, उस फंक्शन में रिटर्न कर रहे होते थे ये प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। फिर आपके पास यहाँ पे एक रेड्यूसर होता था, ये भी एक नॉर्मल फंक्शन ही होता था, लेकिन क्योंकि आप रिडक्स से कनेक्ट कर रहे हो सो यहाँ पे आपके पास स्टेट और एक्शन मिल रहा होता था, जहां पे एक्शन डॉट टाइप का यूज करके, अभी जैसा कि मैंने बताया, टाइप को मैच करके मैनुअली सारा का सारा काम करते थे, बहुत लंबा चौड़ा घीस पीट के दिमाग का दही करके सारा का सारा काम करते थे। सो अब वो करने की नीड नहीं है। अब आपके पास क्या हो गया ना, रिडक्स टूलकिट आ गया, आरटीके। तो टूलकिट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टूलकिट, ठीक है, इसने क्या किया, इन तीनों को एब्स्ट्रैक्ट करके रैप करके आपको यहाँ पे एक स्लाइस प्रोवाइड कर दिया। अब इस स्लाइस में आप सारा का सारा काम करोगे। यहाँ पे रेड्यूसर प्लस एक्शन प्लस स्टेट, इन तीनों को कंबाइंड वे में मिला के इसने बनाया एक स्लाइस। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, रिडक्स टूलकिट में ज्यादा कुछ नहीं है, स्टोर तो होगा ही होगा, स्टोर सेटअप करेंगे ही करेंगे, उसके अंदर आपके पास होगा स्लाइस, दैट्स इट। अलग से कुछ एक्शन नहीं, अलग से कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह बनाने की नीड नहीं है, एक्शन क्रिएटर टाइप कुछ भी मेंशन करने की नीड नहीं है। यहाँ पे सब ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। यहाँ पे एक्शंस ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, रेड्यूसर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, कॉन्स्टेंट्स टाइप्स जो कि हम लोग बना बना के काम कर रहे थे, इस तरीके से जो टाइप बना रहे थे कॉन्स्टेंट्स, सब ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। बिहाइंड द सीन पूरा का पूरा यही काम होगा, लेकिन ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ और सिर्फ स्लाइस पे फोकस करना है, सिंटैक्स पे फोकस करना है कि किस तरीके से कैसे आप काम करोगे, बस सिंपल। बाकी आपके अंडर है सब कुछ। रिडक्स लुक्स म्यूटेटिंग, रिडक्स नहीं सॉरी, रेड्यूसर लुक्स म्यूटेटिंग बट इज इम्यूटेबल, इमर। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी आप काम करोगे ना रिडक्स टूलकिट के अंदर, स्टेट में चेंजेस करने हैं डेफिनेटली। तो स्टेट में चेंजेस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मान लो एक स्टेट है यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मान लेते हैं काउंट है 1 और इसके अंदर मान लेते हैं कुछ वैल्यू है mkl। तो मान लो यहाँ पे हमें वैल्यू में चेंज करना है, तो हम क्या करते थे, रिटर्न कर देते थे एक नया ऑब्जेक्ट बना के। म्यूटेट नहीं करते थे, इस ऑब्जेक्ट को म्यूटेट नहीं करते थे, नया ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करते थे। म्यूटेशन यहाँ पे होता ही नहीं, म्यूटेशन के पूरा खिलाफ है ये, चाहे वो रिडक्स हो या रिडक्स टूलकिट हो। म्यूटेट करना ही नहीं होता था हमें, रिडक्स में भी म्यूटेट करना ही नहीं होता था। हम यहाँ पे क्या करते थे, डॉट 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 एंड फिर यहाँ पे पुराना स्टेट आ गया, वैल्यू में चेंज करना है तो वैल्यू, एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू डालना है मैंने मैनेज डाल दिया मैंने, और ये पूरा का पूरा आपका काम हो गया। सो इम्यूटेबिलिटी पे फोकस था, बहुत बढ़िया, लेकिन सिंटैक्स थोड़ा सा लंबा हो जाता था इस तरीके से। तो रिडक्स टूलकिट ने क्या किया, रिडक्स टूलकिट ने इंटरनली इमर लाइब्रेरी का यूज कर लिया। अब जाके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये ऐसा मेंशन है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। इमर लाइब्रेरी इंटरनली ये यूज करता है, और इमर ये कहता है कि आप करोगे तो म्यूटेट जैसा ही काम, लेकिन एक्चुअली म्यूटेट हो नहीं रहा होगा, लगेगा कि म्यूटेट हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर मान लो वैल्यू सेट करना है, आपको वैल्यू सेट करना है, तो आप अगर रिडक्स में इस तरीके से करते ना, स्टेट डॉट स्टेट आपका ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस, तो ये रिडक्स में वैलिड नहीं था, आपने म्यूटेट कर दिया, गड़बड़ हो गया। लेकिन रिडक्स टूलकिट में आप ऐसा कर सकते हो, और ऐसा क्यों कर सकते हो, क्योंकि इंटरनली ये इमर यूज कर रहा है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, म्यूटेट हम लोग को लगेगा कि हम म्यूटेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं होता है, इंटरनली इम्यूटेबिलिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटरनली ये हैंडल कर लेता है। सो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये देखो, ये इतना लंबा सिंटेक्स और ये इतना छोटा सा सिंटेक्स, इससे काम हो जाएगा आपका। सो आप क्या प्रेफर करोगे, ये वाला डेफिनेटली। तो रिडक्स टूलकिट में इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से कर लेते हैं हम लोग, लगेगा कि म्यूटेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली म्यूटेट नहीं होता है, वो इम्यूटेबिलिटी होता है, वहां पे इम्यूटेबिलिटी पे ही फोकस कर रहा होता है। एक्शंस आर ऑटो क्रिएटेड, तो एक्शंस वगैरह जो कि रिडक्स में हमने देख रखा था वो ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। अगर आपने नहीं देख रखा है तो दिमाग भी नहीं लगाना है कि क्या होता है एक्शन, ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, भूल जाओ। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और रिडक्स वर्सेस रिडक्स टूलकिट पे जाने से पहले आप थोड़ा सा समझेंगे कि रिडक्स टूलकिट हमारा काम कैसे करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा समय देना, टाइम लगेगा, रिडक्स टूलकिट को थोड़ा अच्छे से समझो, क्योंकि आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, लंबे लंबे प्रोजेक्ट, चौड़े चौड़े प्रोजेक्ट, सब कुछ इसी से होगा आपका, रिडक्स टूलकिट से। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक स्टोर होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्टोर तो हमें बनाना है। स्टोर के अंदर आपके पास स्लाइस होगा, और उसी स्लाइस को हम फीचर्स बोल रहे होंगे। फीचर्स, अगर काउंटर एप्लीकेशन, काउंटर से रिलेटेड कुछ काम करना है तो काउंटर का स्लाइस बना लेंगे। मल्टीपल स्लाइसेस बना सकते हैं डेफिनेटली, एक स्लाइस से आपका काम होगा नहीं। इस तरीके से समझ सकते हो, एक मॉल है, मॉल में डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स हैं आपके पास, एक जींस का है, एक इसका है, जींस वाला जींस मैनेज कर रहा है,
कुर्ती वाला कुर्ती मैनेज कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो स्टोर के अंदर मल्टीपल स्लाइसेस हो सकती है। मल्टीपल स्लाइसेस मतलब मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। जैसे ऑथेंटिकेशन, लॉगिन हो गया तो लॉगिन के लिए लॉगिन स्लाइस हम लोग बना लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स का काम करना है आपको, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट स्लाइस बना लोगे। आपको यूजर से रिलेटेड काम करना है तो आप यहाँ पे यूजर स्लाइस बना लोगे, जहाँ पे सारा का सारा यूजर का डेटा होगा। एंड यूजर से रिलेटेड काम करोगे, गेट यूजर्स, सेट यूजर्स तो नहीं, गेट यूजर्स एंड ईटीसी। लॉगिन में आप साइन अप, लॉगिन ईटीसी का काम करोगे। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट फेच करोगे, पोस्ट करोगे, क्रिएट करोगे, ईटीसी काम करोगे। सो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट स्लाइस, लॉगिन के लिए लॉगिन स्लाइस, यूजर के लिए यूजर स्लाइस। यहाँ पे मल्टीपल स्लाइसेस आप बना सकते हो, जैसे मल्टीपल रेड्यूसर्स आप बनाते थे रिडक्स में, यहाँ पे आप मल्टीपल स्लाइसेस बना सकते हो। एंड एक स्लाइस के अंदर ही ये ध्यान रखना, आपके पास रेड्यूसर भी होता है, एक्शन भी होता है, स्टेट भी होता है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। कैसे होता है? सो स्टेट तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे जो इनिशियल स्टेट हम लोग बनाते थे, यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट बनाएंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, स्लाइस का कुछ नेम होगा आपके पास। अच्छा, नेम क्या होगा? तो नेम हम अपने हिसाब से दे सकते हैं और वो नेम ही आपका प्रेफिक्स का काम करेगा। जैसे एक्शन में टाइप डिफाइन करते थे ना आप, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट एंड ऐड टू कार्ट। सो यहाँ पे जो आप स्लाइस बनाओगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल स्लाइसेस होंगे आपके पास, तो वो ऑटोमेटिकली जो इंटरनली जनरेट कर रहा है एक्शंस और टाइप, कैसे करेगा? ये नेम के बेसिस पे, नेम को एज अ प्रीफिक्स यूज करेगा। मान लो आपने नेम दे दिया काउंटर, सो ये आगे में प्रीफिक्स लगा लेगा काउंटर। आपने एक फंक्शन बनाया इसके अंदर इंक्रीमेंट नाम का, तो काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट इसका टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट, ये इसका टाइप हो गया। तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से इंटरनली ये जनरेट कर, आपको दिखेगा नहीं, इंटरनली ये इस तरीके से जनरेट करके अपना काम करेगा। ओके, सच में इसी तरीके से यकीन करो मेरा, सच में इसी तरीके से इंटरनली। और अगर नहीं समझ में आ रहा, रिडक्स आपने थोड़ा भी नहीं कर रखा है, देखा भी नहीं है, तो आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो ये भूल जाओ। इंटरनली जो भी जनरेट करेगा काम हो जाएगा हमारा। अभी हम लोग कोड करेंगे ना, बस काम हो रहा होगा आपका। ठीक है, अब कर ही नहीं रखा तो मैं क्या करूं? आपने नहीं पढ़ रखा है तो कैसे समझ में आएगा? काम से मतलब है, तभी यहाँ पे आए हो, तो काम कर लो आप आराम से। सो काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट, इस तरीके से आपका टाइप जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास आता है रेड्यूसर। अब रेड्यूसर के अंदर ही सारे के सारे फंक्शंस आप कह सकते हो की वैल्यू पेयर में हम लोग बना रहे होंगे। मान लो इंक्रीमेंट हो गया, तो ये इंक्रीमेंट आपका एक फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन के अंदर ही आपके पास स्टेट और एक्शन, कुछ रेड्यूसर की तरह ही लग रहा है और एक्चुअली में रेड्यूसर ही है, लेकिन इसको ये इंटरनली एक्शंस में कन्वर्ट करके सारा वो रेड्यूसर और एक्शन सेपरेट वे में जनरेट कर देगा आपका, एंड काम हो जाएगा आपका। तो स्टेट और एक्शन दो चीजें मिल रही होती है आपको यहाँ पे। एंड ये कोई प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एक फंक्शन ही होता है, सारा का सारा काम आप यहाँ पे करते हो। वहां पे रेड्यूसर में आपके पास टाइप चेक करके काम करते थे, एक्शन कॉल करते थे, डिस्पैच करके एक्शन प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता था, वो रेड्यूसर को ट्रिगर करता था, टाइप मैच करता था। उतना झमेला नहीं है यहाँ पे, एक फंक्शन है, स्टेट भी यहीं पे, एक्शन भी यहीं पे, काम भी आप यहीं पे करोगे, स्टेट भी यहीं पे सेट कर दोगे, आपका हो गया काम। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट आपके पास यहाँ पे दो चीजें आप करोगे। इतना आपने बना लिया अगर स्लाइस, तो स्लाइस बनाने के बाद ऑटोमेटिकली, जैसा कि मैंने बोला, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो आपके पास स्लाइस का जो भी नाम होगा एक वेरिएबल में सेव करोगे। मान लो मैंने काउंटर स्लाइस नाम दे दिया, तो इस काउंटर स्लाइस के पास ऑटोमेटिकली आपके पास एक्शंस जनरेट हो जाएंगे। अब एक्शन का नाम यही होगा इंक्रीमेंट, और जो भी आप यहाँ रेड्यूसर में बनाओगे। तो काउंटर स्लाइस थोड़ा सा समझो, बस थोड़ा सा लगेगा कि थ्योरी बोरिंग सा लगेगा, लेकिन जब कोड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग का थोड़ा ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है, ऑटोमेटिकली स्लाइस में आपके पास एक्शंस जनरेट हो जाएगा, रेड्यूसर जनरेट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कॉन्स्टेंट्स वगैरह की तो हमें नीड पड़ती नहीं है। सो एक्शंस जनरेट हो गए आपके पास, साथ ही साथ काउंटर स्लाइस डॉट रेड्यूसर आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कंपेयर मत करना है कि ये जो स्लाइस है, स्लाइस डॉट नेम, स्लाइस डॉट रेड्यूसर, स्लाइस डॉट, नहीं, इस तरीके से नहीं। ठीक है, इंटरनली वो सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है जैसा रिडक्स में था, जैसा रेड्यूसर रिडक्स में था वैसा ही यहाँ पे भी बनेगा इंटरनली, जैसा एक्शन रिडक्स में था वैसा ही इंटरनली यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप इंक्रीमेंट दे रहे हो तो एक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, एंड जो भी आपका यहाँ पे मान लो एक फंक्शन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कुछ इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास टाइप होगा, और टाइप क्या बन जाएगा? यहाँ नेम क्या था आपके पास? काउंटर, तो काउंटर प्रीफिक्स हो गया आपका काउंटर स्लैश इंक्रीमेंट, ये आपके पास बन गया टाइप। पेलोड, अगर आप फंक्शन में कुछ डिटेल्स पास करते हो तो ये ऑटोमेटिकली पेलोड के अंदर आ जाएगा और पास हो जाएगा आगे। सो इस तरीके से मल्टीपल एक्शंस बन जाएंगे। रेड्यूसर वैसा ही बनेगा जैसा रिडक्स में बनता था। और अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी, टेंशन मतलब, बस ये समझो कि यहाँ पे एक्शंस हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, ये एक्शन आपके पास होगा, एक्सपोर्ट कर देंगे, जिससे कि हम लोग स्टेट वगैरह में चेंज करेंगे। रेड्यूसर आपके पास होगा जो कि हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करके स्टोर से लिंक कर देंगे।
बस इतना सा काम है, बस इतना सा। उसके बाद हम लोग तैयार है अब कोड करने के लिए। कोड से थोड़ा बहुत समझेंगे एंड फिर उसके बाद वापस से थ्योरी में आएंगे। गारंटी मैं देता हूं समझा दूंगा बहुत तगड़े तरीके से। बस रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, सब्र करो। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, कुछ किया भी नहीं है हमने, बस थोड़ा बहुत देख रहे थे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग समझना। ये तो आपको समझ में आता है कि स्टेट वगैरह शेयर करने के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है कि नैव बार में चाहिए, इसमें चाहिए, तो सब में मिल जाएगा, तो बना लेते हैं, फिर सब में यूज कर लेंगे अपने मन से हिसाब से। तो इतना आपको भरोसा रखना होगा कि स्टोर बनाएंगे तो सब में काम करेगा। सबसे पहले स्टोरी बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, नाम दे देते हैं स्टोर, ठीक है। और सबसे पहले तो रिडक्स टूलकिट इंस्टॉल करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च कर लेंगे रिडक्स टूलकिट। और इसका डॉक्यूमेंटेशन बड़ा प्यारा दे रखा है, आराम से आप आके यहाँ पे यूज कर सकते हो। कोड बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। रिडक्स टूलकिट पे आओगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है बिल्कुल। यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, ये आपको बोलेगा कि ये इस तरीके से इंस्टॉल कर लो, npm इंस्टॉल रिडक्स टूलकिट, ठीक है। यहाँ पे मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ टर्मिनल बेसिकली, और यहाँ पे @redux.js/toolkit ये इंस्टॉल कर लिया मैंने। साथ ही साथ ये रिडक्स टूलकिट तो हो गया, अभी एंगुलर व्यू सबके साथ काम करेगा। आपको किसके साथ काम करना है? जावास्क्रिप्ट के साथ भी काम करेगा, वैनिला जावास्क्रिप्ट के साथ। आपको किसके साथ करना है? रिडक्स के साथ। तो यहाँ पे ये लो, रिडक्स का कनेक्शन ये इसने दे रखा है, तो इसको इंस्टॉल कर लो रिडक्स से कनेक्ट करने के लिए। ये आपको रिडक्स से क्या बोलता हूँ मैं, रिडक्स से रिएक्ट से कनेक्ट करने के लिए अगर यूज करना है तो यहाँ पे ये रिएक्ट से आपका कनेक्ट कर देगा, ठीक है। रिडक्स बोल रहा था क्या मैं बार बार, रिएक्ट से कनेक्ट कर देगा। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया। इंस्टॉल हो गया अगर, तो इसको क्लियर कर लो, यहाँ पे इसे आप किल कर लो एंड ये आपका वो वाला टर्मिनल है जो रन हो रहा है। तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और सब कुछ तो हो गया। अब यहाँ पे आप क्विक स्टार्ट में आ जाओ। क्विक स्टार्ट में आपके पास प्रॉपर दे रखा है इन्होंने किस तरीके से काम करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट तो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह सब सपोर्ट करता है, आपको जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे सिंपली भी यूज करना है। तो देखो कितना सिंपल सा ये हो गया कॉन्फिगर स्टोर। कॉन्फिगर स्टोर आपने इंपोर्ट किया कहाँ से? रिडक्स टूलकिट से, और कॉन्फ़िगर करने के बाद ये आपका कॉन्फ़िगर स्टोर हो गया। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। स्टोर बनाया हमने, स्टोर में एक नया फाइल बनाएंगे store.js, और इस store.js में इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर स्टोर, कहाँ से? @redux toolkit। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? कॉन्फ़िगर स्टोर। अब यहाँ पे क्या करना है? कॉन्फ़िगर स्टोर से हमें एक स्टोर बना लेना है और इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेंगे, const store, और इसे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ पे इक्वल टू छूट गया, आई एम सो सॉरी, इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर। अब इसके अंदर आपके पास रेड्यूसर आ रहा होगा, तो ये एक ऑब्जेक्ट बेसिकली ले रहा होता है इस तरीके से। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास रेड्यूसर आएगा, रेड्यूसर लगा दो यहाँ पे, एंड मल्टीपल रेड्यूसर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो। उतना झमेला नहीं है कंबाइन रेड्यूसर्स का, हालांकि परसिस्ट वगैरह करते हो तो कंबाइन करना पड़ सकता है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है, एक ऑब्जेक्ट आपने पास किया, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहे हैं, देखो रेड्यूसर लेना है, डेव टूल्स, हालांकि डेव टूल्स वगैरह ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है, यहाँ पे आपको अलग से करने की कुछ नीड नहीं है। मिडिल वेयर लगाना है, इनहेंसर लगाना है, क्या लगाना है, तो मुझे तो अभी रेड्यूसर की नीड है, मैं यहाँ पे रेड्यूसर पे काम कर लूंगा। और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, मल्टीपल रेड्यूसर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अभी रेड्यूसर आएगा कहाँ से? स्लाइस से, एक्शन भी स्लाइस से, रेड्यूसर भी स्लाइस से, और स्टेट तो उसी में होगा, तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे ना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है, स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन जो है कि आप उसे फीचर्स बोल लो। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइस मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स, काउंटर का फीचर, प्रोडक्ट का फीचर, कार्ट का फीचर, लॉग इन साइनअप का फीचर, लॉग इन साइनअप को हम लोग ऑथेंटिकेशन बोल देंगे, ऑथेंटिकेशन का फीचर। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फीचर्स होंगे उसको अलग अलग फोल्डर में हम लोग सेपरेट रखेंगे ताकि ईजी रहे हमारे लिए रीड करने के लिए, रीडेबिलिटी मेंटेन रहे। तो एक नया फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे हम लोग और इसका नाम दे देंगे फीचर्स, और इस फीचर्स वाले फोल्डर के अंदर सारे के सारे हमारे फीचर्स लिस्ट होंगे। तो सबसे पहला फीचर बनाते हैं काउंटर का फीचर। अब इस काउंटर वाला जो फोल्डर है, काउंटर वाले फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, काउंटर स्लाइस। सब कुछ तो स्लाइस ही होगा इसमें, स्लाइस में ही होगा, रेड्यूसर भी, एक्शन भी। अभी मैंने बताया थ्योरी में कि रेड्यूसर भी इसी में, एक्शन भी इसी में, स्टेट भी इसी में। ऑलराइट, तो स्लाइस बनाना है हमें। स्लाइस बनाने के लिए क्रिएट स्लाइस। अब क्रिएट स्लाइस कहाँ मिलेगा? रिडक्स टूलकिट से, है ना। क्रिएट स्लाइस कहाँ से मिलेगा? स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं? रिडक्स टूलकिट, तो डेफिनेटली रिडक्स टूलकिट से हमें मिल जाएगा। क्रिएट स्लाइस हमने कर लिया इस तरीके से। ऑलराइट, अब इस क्रिएट स्लाइस में क्या करना है? तो ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे वही नेम आपके पास होगा जो कि एज अ प्रीफिक्स ऑटो जनरेशन के लिए आपके पास काम आ रहा होगा, एक्शंस वगैरह जो जनरेट कर रहा होगा ये, साथ ही साथ जो रेड्यूसर वगैरह जनरेट कर रहा होगा। वहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह जनरेट होते हैं, टाइप वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास ये नेम यूज करेगा। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल स्लाइस पे काम कर रहे हो
तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, वैसे भी काम कर लेगा, लेकिन मल्टीपल स्लाइसेस के साथ काम कर रहे हो तो कोलिजन्स ना हो, कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो। सो आपको नेम यहाँ पे सारे के सारे स्लाइस का यूनिक देना है। जैसे मैं सबसे पहला स्लाइस बनाना चाह रहा हूँ काउंटर स्लाइस, तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा काउंटर। और ये सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन कर रखी है, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाता। ये देखो, स्टोर प्रोवाइडर, अच्छा प्रोवाइड तो कराया ही नहीं हमने, पहले प्रोवाइड करा लेते हैं बाद में स्लाइस बना लेंगे, पहले स्लाइस बना लेते हैं बाद में प्रोवाइड करा लेंगे। बट इन्होंने बोल रखा है कि प्रोवाइड कराने का काम आप खत्म ही कर लो पहले, तो प्रोवाइड ही करा लेते हैं। चलो आओ, देखो स्टोर बनाया हमने, स्टोर को सब जगह फैलाना भी, बेसिकली स्टोर को हमें मेन कंपोनेंट से कनेक्ट करना है ताकि सारे के सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स उसे यूज कर पाए स्टेट को। यही तो चाहते हैं ना हम लोग, स्टेट का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से हो। तो मेन कंपोनेंट में हम लोग प्रोवाइडर का यूज करके कनेक्ट कर देंगे अपने रिडक्स स्टोर को रिएक्ट से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के लिए मैंने अभी बताया क्या यूज करना होता है, रिएक्ट रिडक्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्रोवाइडर का यूज करेंगे और ये प्रोवाइडर कहां से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से। देखो इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हुआ नहीं, तो मैनुअली हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, यहां से आपके पास क्या आएगा, प्रोवाइडर आएगा। तो ये प्रोवाइडर हमने यहाँ पे लगा दिया। प्रोवाइडर में हमने स्टोर कनेक्ट नहीं किया, ध्यान से देखो, प्रोवाइडर तो लगा दिया, वेरी गुड। स्टोर कनेक्ट किया क्या, नहीं किया। तो यहाँ पे स्टोर भी कनेक्ट कर लो और स्टोर के अंदर हम लोग अपना जो स्टोर बना रखा है हमने, स्टोर के अंदर स्टोर फाइल है, ये स्टोर वाले फोल्डर के अंदर स्टोर फाइल, वहां से हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रखा था, डिफॉल्ट इंपोर्ट करके यहाँ पे हमने स्टोर कनेक्ट कर दिया। दैट्स इट, हो गया प्रोवाइडर सेटअप। अब सारे के सारे स्टेट्स जो भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उससे हम लोग सारे के सारे कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं। सच में क्या, अरे एग्जैक्टली, झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना मेहनत, तो डेफिनेटली यूज करेंगे। अभी देखेंगे कैसे यूज करेंगे। सो ये नेम हमने दे दिया है और नेम में मैंने आपको बताया इसी से प्रेफिक्स वगैरह लग के आपका ऑटो जनरेट हो रहा होगा। अब यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट देना है, सारी चीजें तो इसी में होती है, रेड्यूसर, एक्शन, स्टेट। सो स्टेट यहाँ पे हम लोगों के पास एक की होता है इनिशियल स्टेट नाम का, देखो सजेशन भी मिल रहा है इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे हम लोग स्टेट बना लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक जो वेरिएबल चाहिए वो चाहिए मुझे वैल्यू नाम का, और बस फिलहाल के लिए मुझे वैल्यू चाहिए, और वैल्यू में हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है, और ये इनिशियल स्टेट आप ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, और गुड प्रैक्टिस यही है कि आप इनिशियल स्टेट को अलग से डिफाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा हो, आपके पास हो सकता है प्रोडक्ट हो, आपके पास हो सकता है लोडिंग हो, लोडिंग फंक्शनैलिटी हो सकता है आपके पास वहाँ पे एरर हो सकता है कार्ट भी आपने इसमें बना रखा हो, कुछ अलग से और कुछ हैंडल कर रहे हो, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स हो सकती है, तो हो सकता है काफी ज्यादा लंबा हो ये। सो यहाँ पे आपको इसे अलग से बनाना ज्यादा बेटर है, देख के भी पता चलता है कि ऊपर में आपके पास इनिशियल स्टेट है, आप देख लोगे कि क्या क्या यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स हैं, उस हिसाब से आप यूज भी कर सकते हो आसानी से। तो ये हो गया इनिशियल स्टेट आपका, और अलग से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, रुक जाओ, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जहां पे आपके पास वैल्यू है, ओके। सो ये इनिशियल स्टेट हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, और क्योंकि इनिशियल स्टेट और ये की भी इनिशियल स्टेट है, दोनों सेम ही है, तो हम लोग इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको पता है नॉर्मल ऑब्जेक्ट का फीचर ही है, टूल किट का फीचर नहीं है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट का फीचर ही है। ठीक है, सो स्टेट हमारा हो गया। अब क्या चाहिए हमें, ऑब्वियसली एक्शन एंड रेड्यूसर। तो मैंने बताया कि यहाँ पे एक्शन अलग से, रेड्यूसर अलग से, वो जो आप लिखते थे ना रेड्यूसर एंड टाइप वगैरह मैच करते हो, अलग से करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली रेड्यूसर के अंदर फंक्शंस बनाते जाओगे, ऑटोमेटिकली एक्शंस जनरेट कर देगा ये, साथ ही साथ रेड्यूसर्स भी जनरेट कर देगा। रेड्यूसर को स्टोर से कनेक्ट कर देना, एक्शन को स्टेट चेंज करने के लिए यूज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, इतना सिंपल है। सो यहाँ पे आप क्या करना है, रेड्यूसर्स लगाना है। सो ये रेड्यूसर्स आपके पास एक की है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर की वैल्यू पेयर में आप मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो, और वही फंक्शंस आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट को चेंज करने के लिए, वही आपके कोरस्पॉन्डिंग एक्शंस में जनरेट हो रहे होंगे, एक्शंस में कन्वर्ट हो रहे होंगे। सो सबसे पहले मैंने बनाया यहाँ पे इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन इस तरीके से, और इंक्रीमेंट में मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से आप करते डॉट 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 पुराना जो भी स्टेट है वो, और यहाँ पे फिर उसके बाद वैल्यू को चेंज करते, ये सब आप झंझट नहीं है करने की। यहाँ पे आप म्यूटेट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली वो म्यूटेट होगा नहीं, इंटरनली ये इमर यूज कर रहा है, मतलब म्यूटेट आप करोगे लगेगा कि आप म्यूटेट कर रहे हो, लेकिन इंटरनली वो इम्यूटेबल ही रहेगा। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बन के ही आपका काम हो रहा होगा इंटरनली। सो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि स्टेट, अच्छा अब ये स्टेट कहाँ से आएगा, तो इस इंक्रीमेंट वाले फंक्शन के अंदर, ये जितने भी फंक्शंस आप रेड्यूसर्स के अंदर बनाओगे बाय डिफॉल्ट आपको 2 पैरामीटर मिल रहा होगा, स्टेट एंड एक्शन, और ये एक्शन आपको अलग से बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, एक्शंस आपके पास इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, टाइप वगैरह सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंक्रीमेंट को कॉल करना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे आपके पास स्टेट मिल गया, एक्शन मिल गया। अब एक्शन का क्या यूज करेंगे वो तो अभी देखेंगे, स्टेट का देखते हैं सबसे पहले। तो ये स्टेट आपके पास यही स्टेट है, इनिशियल स्टेट जो यहाँ पे आपने पास कर रखा है। सो स्टेट में जो भी चेंजेस होंगे ना, चाहे वैल्यू में 1 चेंज हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो जो करंट स्टेट होगा उस करंट स्टेट के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो जो भी करंट स्टेट होगा, स्टेट डॉट वैल्यू में हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, प्लस इक्वल टू 1। सो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। बस इतना सा हमने किया, ये देखो काम हो गया हमारा, एक फंक्शन बन के तैयार है। इसी तरीके से हम लोग डिक्रीमेंट बना लेंगे। यहाँ पे आपके पास मिलेगा स्टेट एंड एक्शन एंड फिलहाल के लिए तो आपके पास एक्शन की नीड भी नहीं है। एक्शन की तब नीड पड़ेगी जब हम लोग पेलोड यानी कि डेटा भेजना चाहेंगे, यानी कि डिक्रीमेंट में कुछ अगर डेटा पास करना चाह रहे हैं तो वो डेटा आपके एक्शन के अंदर पेलोड में आ रहा होगा। टाइप्स वगैरह वैसे ही जनरेट हो रहे होंगे ऑटोमेटिकली, और डेटा जो भेजोगे वो इसके अंदर पेलोड में आ रहा है। एग्जैक्ट सेम रिडक्स में जैसे होता है ना, बिहाइंड द सीन सब कुछ वैसा है। ऊपर से सिंटैक्स बेसिकली एक एब्स्ट्रक्शन है, हमने रैप कर दिया है इस तरीके से। सो यहाँ पे स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इक्वल टू 1, ठीक है, डिक्रीमेंट हो गया। फिर यहाँ पे चेंज बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। चेंज बाय वैल्यू, यहाँ पे आपके पास स्टेट एक्शन, और ये पता नहीं क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे कॉमा मिस हो गया, ठीक है। तो स्टेट और एक्शन, सो यहाँ पे स्टेट डॉट वैल्यू में मैं यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड डाल दूंगा। यही मैं बताना चाह रहा था कि चेंज बाय वैल्यू जो भी हमारा एक्शन जनरेट होगा उसमें हम लोग एक वैल्यू पास करेंगे, उस फंक्शन में वैल्यू पास करेंगे, वो वैल्यू आपके एक्शन डॉट पेलोड से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और चाहो तो मैं आपको टाइप भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, अभी टाइप दिखाऊंगा आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके। CLG करता हूँ मैं एक्शन को, तो एक्शन के अंदर आपके पास देखोगे कि टाइप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आगे में प्रीफिक्स लग जाएगा काउंटर और स्लैश चेंज बाय वैल्यू, ये आपका टाइप हो जाएगा, और पेलोड आप जो वहां से भेजोगे वो पेलोड आपका बन जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। सो ये हमारे पास 3 हमने फंक्शंस बना लिए, इसी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास एक्शंस जनरेट हो जाएंगे, साथ ही साथ रेड्यूसर आपका बन जाएगा। सो इसको एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं काउंटर स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस का यूज किया हमने, ये एक ऑब्जेक्ट था, नेम पास किया हमने, इनिशियल स्टेट पास किया, रेड्यूसर्स के अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस बना लिए, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो काउंटर स्लाइस डॉट क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, ट्रिगर किसे करेंगे, डिस्पैच किसे करेंगे, जो कि रिडक्स में करते थे, एक्शन को डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आपके पास देखो ना, ये सजेस्ट भी कर रहा है एक्शन, केस रेड्यूसर, गेट इनिशियल स्टेट, गेट सिलेक्टर, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। आपको क्या चाहिए, आपको रेड्यूसर चाहिए, एक्शंस चाहिए, तो मुझे तो एक्शंस चाहिए फिलहाल। सो ये लो आपके पास एक्शंस आ गए, और एक्शंस, अरे यार ठीक से सजेस्ट नहीं कर रहा है क्या एक्शंस, ठीक, तो ये एक्शंस आपके पास आ गए। अब इन एक्शंस में से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट निकाल लो, डिक्रीमेंट निकाल लो, चेंज बाय वैल्यू निकाल लो, मल्टीपल चीजें आपको इन एक्शंस में मिल रही होंगी। मल्टीपल क्या, इसी के कोरस्पॉन्डिंग 3 एक्शंस जनरेट हुए होंगे। सबसे पहला एक्शन होगा इंक्रीमेंट, दूसरा होगा डिक्रीमेंट, तीसरा होगा चेंज बाय वैल्यू। तो जब आपको पता है कि ये 3 एक्शंस आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हुए होंगे, तो आप यहाँ पे इसे डिस्ट्रक्चर कर लो, है ना, डिस्ट्रक्चर कर लो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एक्शंस इज इक्वल टू, और इस एक्शन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा ये एक्शंस को। लेकिन फिर जब यूज करोगे तो एक्शंस डॉट डिक्रीमेंट, एक्शंस डॉट इंक्रीमेंट, एक्शंस डॉट चेंज बाय वैल्यू, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। सो उससे बेटर आपको पता है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर से इंक्रीमेंट को डिस्ट्रक्चर कर लो, और देखो सजेशन मिल रहे हैं, देखो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, चेंज बाय वैल्यू, ठीक है, सजेशन भी मिल रहे हैं आपको। सो एक्शंस से हमने ये 3 एक्शंस निकाल लिए, और यही एक्शंस हमारे पास इस स्टेट को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। इस एक्शन को ट्रिगर करेंगे, इंटरनली ये रेड्यूसर के पास जाएगा, वहां पे टाइप मैच करेगा जो रेड्यूसर में हो रहा था। नहीं समझ में आ रहा तो भूल जाओ, इस तरीके से समझो कि इंक्रीमेंट के पास आएगा, स्टेट चेंज कर देगा, डिक्रीमेंट के पास आएगा, डिक्रीमेंट करके स्टेट चेंज कर देगा, चेंज बाय वैल्यू के पास आएगा, जो वैल्यू हम लोग भेजेंगे वो स्टेट में डाल देगा, ठीक है। और हमें क्या एक्सपोर्ट करना होता है, तो एक्सपोर्ट, इसको तो हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कर दिया, एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे यहाँ पे रेड्यूसर को। तो रेड्यूसर कहाँ है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। काउंटर स्लाइस जो आपने बनाया है ना, उसके अंदर आपके पास रेड्यूसर ऑटोमेटिकली जनरेट होके आपके पास आ जाएगा। चाहो तो आप इंटरनली थोड़ा सा जीपीटी कर सकते हो, गूगल पे पढ़ सकते हो कि इंटरनली जनरेट होके वो दिखता कैसा है। तो आप देखोगे जो रिडक्स में हमने किया ना, रिडक्स में प्रीवियस लेक्चर में रिडक्स में एग्जैक्ट सेम जनरेट होके आपके पास आ रहा होता है। प्रूफ मैं आपको यहाँ पे एक्शन के तौर पे ये कंसोल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रेड्यूसर, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट किया तो स्टोर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्टोर से कनेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। सो सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट इंपोर्ट किया है तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इंपोर्ट समथिंग समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश फीचर्स, फीचर्स ही ना, हाँ, फीचर्स स्लैश काउंटर
स्लैश काउंटर स्लाइस। तो काउंटर स्लाइस के अंदर से डिफॉल्ट हमने रेड्यूसर को एक्सपोर्ट किया, तो आप यहाँ पे क्या नाम देना चाहते हो, तो काउंटर रेड्यूसर नाम देना चाहते हो, आपकी मर्जी, काउंटर रेड्यूसर नाम देना चाहते हो, काउंटर स्लाइस नाम देना चाहते हो, बट मुझे पता है रेड्यूसर है तो मैं यहाँ पे काउंटर रेड्यूसर नाम दे दूंगा, या आप सिंपली काउंटर भी नाम दे सकते हो, सिंपली काउंटर भी दे सकते हो, बट मुझे पता है रेड्यूसर है तो मैं यहाँ पे काउंटर रेड्यूसर नाम दूंगा, और काउंटर मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है, काउंटर की में मैं काउंटर दे दूंगा और वैल्यू में यहाँ पे काउंटर रेड्यूसर दे दूंगा, जैसे कि नॉर्मली रिडक्स में भी करते थे। आप चाहते तो यहाँ पे काउंटर रेड्यूसर भी रख सकते थे, की वैल्यू दोनों सेम, तो आप ये हटा सकते थे इस तरीके से, बट मैं की का नाम देना चाहता हूँ काउंटर। उतना लंबा जब एक्सेस कर रहे होंगे स्टेट को तो इतना काउंटर रेड्यूसर कौन लिखने जाएगा, छोटा सा काउंटर लिखेंगे हमारा काम हो जाएगा, है ना, तो मैंने की का नाम काउंटर ही रहने दिया। ऑलराइट, इसी तरीके से मल्टीपल रेड्यूसर्स, मल्टीपल स्लाइसेस बनेंगे तो मल्टीपल रेड्यूसर्स होंगे आपके पास, मल्टीपल रेड्यूसर्स इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पे लगा सकते हो, वो भी लगाएंगे, अभी वो भी लगाएंगे, मल्टीपल रेड्यूसर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया, और काउंटर स्लाइस में बस इतना सा करना था, ऑटोमेटिकली आपके पास एक्शंस जनरेट हो गया, रेड्यूसर जनरेट हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, एक्शंस का यूज करना होगा, बेसिकली रिएक्ट में एक्शंस का यूज करना होगा, तो वो कनेक्टिविटी के लिए रिएक्ट रिडक्स जो मैंने इंस्टॉल करवाया था उससे आपको मिलेगा यूज डिस्पैच, और यूज डिस्पैच का यूज करके एक्शंस को डिस्पैच करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। और अगर स्टेट चाहिए होगा तो स्टेट के लिए किसका यूज करते हैं, फटाफट बताओ, अगर पिछला लेक्चर देख रखा है तो यूज सिलेक्टर का, ठीक है, और नहीं देख रखा है तो अभी देख लो, समझ में आ जाएगा। सो मान लो मुझे app.jsx में स्टेट की नीड है, app.jsx में मुझे स्टेट की नीड है, या चलो एक काउंटर अलग से, आपको ऐसा भरोसा नहीं है कि सारे के सारे कंपोनेंट में काम करेगा कि नहीं करेगा, तो एक अलग से बना लेते हैं कंपोनेंट, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स, और इसके अंदर बना लेते हैं काउंटर, काउंटर, और ये तो कैपिटल लेटर में लिखना है ना, ये तो JSX फाइल है, तो RAFCE, और ये हमारा बन गया काउंटर। अब इसके अंदर मुझे स्टेट की नीड है, तो मैं कैसे लाऊंगा, मैंने बताया यूज सिलेक्टर का यूज करना है। यूज सिलेक्टर कहां से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट हमने कर लिया, अब हमें अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है कनेक्ट करने के लिए हमने प्रोवाइडर लगा रखा है, सब में यूज करना है, तो यूज करने के लिए हमने यूज सिलेक्टर चाहिए, कहां से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से, यूज सिलेक्टर। ऑलराइट, ये एक हुक होता है, तो कॉन्स्ट स्टेट आपको इससे मिल रहा होगा, और अगेन सेम सिंटैक्स यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके पास स्टेट मिलेगा, स्टेट को रिटर्न कर दो, या तो ये सिंटैक्स यूज कर लो, या फिर वही पूरा का पूरा इस तरीके से लिखो स्टेट, एंड इस तरीके से आप रिटर्न करो स्टेट को। बढ़िया सिंटैक्स नहीं है, आपको पता है यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, तो आप कुछ इस तरीके से इसे हटा सकते हो, एंड यहाँ पे रिटर्न करने की भी नीड नहीं है, ये कर्ली ब्रेसेस बस हटा दो, आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल रखो ना, क्यों कॉम्प्लेक्स करना है ज्यादा। सो यहाँ पे आपके पास स्टेट आ रहा होगा, कंसोल करके दिखा दूं क्या, ये लो CLG स्टेट, कंसोल कर दिया मैंने, ये स्टेट आपको अब दिख रहा होगा। अच्छा, उसके लिए आपको यहाँ पे काउंटर लगाना भी पड़ेगा, तब तो आपको दिखेगा। सो काउंटर मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, अटैच कर दिया। अब काउंटर के अंदर आपके पास देखते हैं ये स्टेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ सेटअप तो हमने नहीं कर दिया, हो सकता है गड़बड़ सेटअप हो गया हो। सो ये वार्निंग आ रहा है, वार्निंग किस चीज का आ रहा है, फटाफट कमेंट करके बता दो। अगर आपने रिडक्स कर रखा है तो ये वार्निंग आप समझ गए हो, और अगर आपने नहीं कर रखा है तो ये वार्निंग के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। ये कह रहा है बेसिकली री रेंडर, अननेसेसरी री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है बताऊंगा अभी बताऊंगा। और साथ ही साथ डेव टूल ऑटोमेटिकली, मैंने बताया था ना डेव टूल के लिए वो मिडिलवेयर वगैरह लगाना पड़ता है, मिडिलवेयर नहीं, बेसिकली आपको कनेक्ट करना पड़ता है कमांड वगैरह पेस्ट करके। यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया ये देखो। मैंने क्या डेव टूल कुछ किया, कुछ नहीं किया, कनेक्ट है, ऑलरेडी कनेक्ट है। यहाँ पे आपके पास स्टेट में ये देखो काउंटर वाला स्लाइस दिख रहा है, एंड उसके अंदर ये वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो रिडक्स, यहाँ पे आपके पास स्टेट में ये देखो काउंटर दिख रहा है, वैल्यू 0 है, ठीक है। कंसोल में आप आके देख लो, ये एक ऑब्जेक्ट है काउंटर और वैल्यू 0, ये देखो। तो स्टेट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है कि अननेसेसरी रेंडर ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा स्टेट का सब्सक्रिप्शन ले लिया। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा स्टेट रिटर्न कर रहा हूँ। अब क्योंकि पूरा का पूरा स्टेट रिटर्न कर रहा हूँ, तो स्टेट में मल्टीपल स्लाइसेस हो सकते हैं। मल्टीपल स्लाइसेस में भी किसी भी एक स्लाइस के किसी भी एक वेरिएबल में, किसी भी एक की वैल्यू पेयर में अगर चेंज हो गया ना स्टेट में, तो जहां जहां भी हमने मल्टीपल कोई भी स्टेट हमने यूज कर रखा हो, सब जगह री रेंडर ट्रिगर हो जाएगा। तो ये तो गलत बात है। हम चाहते हैं अगर काउंट वाले स्टेट में चेंज किया हमने, तो जहां जहां काउंट यूज हो रखा है वहीं से री रेंडर ट्रिगर हो। हमने प्रोडक्ट वाला जहां यूज कर रखा है, जहां प्रोडक्ट यूज हो रखा है, प्रोडक्ट में चेंज किया तो प्रोडक्ट वाला री रेंडर ट्रिगर हो। काउंट और वो ऑथेंटिकेशन वो सब री रेंडर ट्रिगर करने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए ये कहता है कि आप यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्लाइस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जो कि है काउंटर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप डॉट काउंटर लगा के सिर्फ काउंटर से रिलेटेड आप स्टेट्स ले लो। तो काउंटर के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है,
अब काउंटर के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल चेंज होगा तो सब जगह रीरेंडर ट्रिगर होगा। काउंटर के अंदर कुछ भी अगर आपने यूज कर रखा है तो काउंटर के अंदर भी अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू का सब्सक्रिप्शन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का आप चाहते हो वैल्यू में चेंज हो तो ही यहाँ पे ये रीरेंडर ट्रिगर हो, तो आप डॉट वैल्यू करके वैल्यू का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसका मैं प्रूफ देता हूँ अभी आपको। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है, इतना क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा एक्शन डिस्पैच करके देख लेते हैं, बाकी वो सब्सक्रिप्शन वाला फंडा मैं अभी आपको बताऊंगा रीरेंडर ट्रिगर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेट तो आपको मिल गया। अब इस स्टेट का यूज करके आप यहाँ पे बेसिकली app.jsx में यहीं पे दिखा लो, ठीक है, h2 एक बनाओ और यहाँ पे आप state.counter तो हमने ले ही रखा है ना, इसके अंदर वैल्यू आ रहा होगा डायरेक्टली, state.value से वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन, और बटन का नाम दे देंगे ऑन क्लिक। ठीक है, ये बटन का नाम सॉरी क्या बोल रहा हूँ, बटन का नाम ऑन क्लिक नहीं, मतलब बटन के अंदर एक इवेंट हैंडलर लगा रहे हैं ऑन क्लिक, कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक बटन बनाया और यहाँ पे इसका नाम बेसिकली वैल्यू दे देंगे क्लिक, टेक्स्ट इसके अंदर जो भी होगा, और इसमें जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे इसका नाम दे देते हैं हैंडल क्लिक या हैंडल इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, और इसको मैं यहाँ पे से मिनिमाइज करता हूँ फिलहाल के लिए, और ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं हैंडल इंक्रीमेंट। ऑल राइट, अब मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे क्या करना था जल्दी से बताओ। यहाँ पे स्लाइस में मैंने एक इंक्रीमेंट वाला ये प्रोड्यूसर बना रखा है, और यहाँ पर से मुझे ऑटोमेटिकली एक्शंस जनरेट होकर एक इंक्रीमेंट वाला एक्शन मिल रहा है। इस इंक्रीमेंट वाले एक्शन को मुझे बस डिस्पैच करना है, दैट्स इट। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्पैच करूंगा। अब डिस्पैच कहाँ से आएगा, सो कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, यूज डिस्पैच से आएगा, ये देखो यूज डिस्पैच यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका इंपोर्ट भी हो चुका है। सो यूज डिस्पैच से हमने यहाँ पे डिस्पैच ले लिया, और ये देखो डिस्पैच। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें किसे डिस्पैच करना है, इंक्रीमेंट को डिस्पैच करना है, और इंक्रीमेंट आपके पास कहाँ से आएगा, फीचर्स वाले स्लाइस से आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट आपके पास आ गया, इसको आपको कॉल कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, सो अब हैंडल इंक्रीमेंट यहाँ पे हमने लगा ही रखा ऑलरेडी, तो जैसे ही हैंडल इंक्रीमेंट वाले बटन पे, बेसिकली ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे, हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, डिस्पैच कर देगा इंक्रीमेंट वाले एक्शन को, एंड जैसे इंक्रीमेंट वाला एक्शन यहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ पे स्टेट की वैल्यू ये +1 कर देगा। सच में क्या, हाँ, इंक्रीमेंट करते हैं, ये देखो 1 हो गया, इंक्रीमेंट करते हैं, ये देखो 2 हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। अभी यहाँ पे काउंटर स्लाइस में अगेन आते हैं और एक और बटन बनाते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आपके पास हैंडल डिक्रीमेंट। ठीक है, सो हैंडल डिक्रीमेंट, और यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आपके पास ये डिक्रीमेंट कर देगा। आ जाओ, ये देखो डिक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट हो रहा है। बेसिकली हमने अपना काम कर रखा है, जो भी काम करना था हमने यहाँ पे स्टेट वगैरह में चेंज कर रखा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्पैच करना है हमें एक्शंस, दैट्स इट। और एक बना लेते हैं, चलो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट, और इनपुट में ऑन चेंज लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल रहा होगा, टेक्स्ट नहीं, इसे नंबर बोलते हैं, ये एक नंबर ले रहा होगा। ठीक है, ऑन चेंज में आपके पास हैंडल इनपुट चेंज, हालांकि यहाँ पे भी फंक्शन बना सकते थे, बट ठीक है अलग अलग से बना लेते हैं तो क्लियरिटी रहेगी। हैंडल इनपुट चेंज, और यहाँ से आपको एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो e.target.value से हम लोग वैल्यू सेट कर देंगे, डिस्पैच, और किसे कॉल करना है, चेंज बाय वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया था ना चेंज बाय वैल्यू, ये देखो चेंज बाय वैल्यू, वहाँ पे हमने स्टेट डॉट वैल्यू में एक्शन डॉट पेलोड में आपके पास डेटा आ रहा होता है। अच्छा, कैसे भेजोगे यहाँ से, तो ज्यादा कुछ नहीं, चेंज बाय वैल्यू कॉल किया, जैसे फंक्शन में डेटा पास करते थे वैसे ही e.target.value आपने पास कर दिया, ये वैल्यू आपके एक्शन डॉट पेलोड में आ रहा होगा, और वो वैल्यू आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डेटा सेंड करना है, काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सच कह रहे हो, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी ऑन चेंज करोगे ना इनपुट बटन पे, और इनपुट में बेसिकली आप करोगे तो ये जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वैसे चेंज होता जाएगा। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है ना, आप लिखोगे 2 2 हो जाएगा, 3 लिखोगे 3 हो जाएगा, 4 लिखोगे 4 हो जाएगा। सो ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पे बटन पे लगा देते हैं ये डिस्पैच वाली फंक्शनैलिटी। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा काम है ना बटन पे लगा देते हैं। सो बटन में यहाँ पे हमें हैंडल चेंज बाय वैल्यू करना होगा, और यहाँ पे चेंज बाय
वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। सो ये वाला फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल चेंज बाय वैल्यू, हैंडल चेंज बाय वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग चेंज बाय वैल्यू में वैल्यू पास कर देंगे। अब वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वैल्यू के लिए एक लोकल स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू कॉमा सेट वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ऑन चेंज में हम लोग सिंपली इतना सा काम करेंगे, ई और सेट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इतना तो आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपके पास, एंड ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे ही बटन क्लिक करेंगे जो भी वैल्यू इसके अंदर होगा ऑन चेंज पे, वो वैल्यू सेट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 56 और चेंज बाय वैल्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो वैल्यू आपके पास 56 हो चुका है। अमेजिंग अमेजिंग। और एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे कंसोल करा रखा था। क्या कंसोल करा रखा था? मैंने यहाँ पे एक्शन को कंसोल करा रखा था। तो स्टेट तो आपको समझ में आता है, ये पुराना वाला स्टेट है। यहाँ पे एक्शन क्या है? सो एक्शन आपके पास यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसा कि मैंने बोला था टाइप, जहां पे प्रीफिक्स आपका लग जाएगा ये काउंटर। तो नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम आपने यहाँ पे ये दे रखा था काउंटर, सो यहाँ पे देखो प्रीफिक्स में काउंटर लग चुका है। एंड चेंज बाय वैल्यू, ये जो फंक्शन था आपके पास, तो इसी का नाम यहाँ पे इसने यूज कर लिया टाइप मेंशन करने के लिए। और पेलोड में आपके पास 56 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्शन डॉट पेलोड का यूज करके वो डेटा एक्सेस कर पा रहे थे। तो एक्शन में जो डेटा भेजते हैं वो एज इट इज पेलोड में आ जाता है, जैसा कि नॉर्मल रिडक्स में हो रहा था। कोर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली देख सकते हो जाके, बाकी मुझे नहीं लगता उससे आपको उतना फर्क पड़ना चाहिए। अगर नहीं जानना चाहते हो, सिर्फ काम करना चाहते हो तो। सो यहाँ पे टाइप आपके पास आ चुका है, ये जाएगा एज इट इज रेड्यूसर में, टाइप चेक करेगा एंड उससे रिलेटेड आपका काम करेगा। इंटरनली उसी तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। सो एक्शन आप समझ गए कि एक्शन के पास आपके दो चीजें आ रही होती है, एक तो टाइप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, एंड पेलोड आप जो यहाँ से भेज रहे हो। सो उम्मीद करता हूं इतना आपके पास क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं वो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन वाला जो मैं फंडा बता रहा था, कि अगर यहाँ पे कोई और मान लो एक स्टेट हो आपके पास, जैसे काउंटर स्लाइस में एक और यहाँ पे वैल्यू की जगह एक और बना लेता हूं मैं, एक नेम बना लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है MKL आपके पास, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सेट नेम नाम का, ठीक है। सेट नेम या फिर चेंज नेम नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आएगा स्टेट और एक्शन, और यहाँ पे स्टेट डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी आपके पास पेलोड में आ रहा होगा वो नाम हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एक्शन डॉट नेम, ठीक है। सो काउंटर में आते हैं, और काउंटर में ही एक काम कर दिए, काउंटर में नहीं, चलो ऐप डॉट जेएसएक्स में करते हैं, तब तो पता चलेगा कि ऐप में काम करे तो काउंटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, सो कॉस्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे काउंटर के नीचे एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, और इनपुट में टाइप टेक्स्ट ही रहने देंगे, और ऑन चेंज पे डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, अलग से कुछ नहीं। डिस्पैच यहीं पे कर देंगे, और किसे डिस्पैच करना है फटाफट बताओ। चेंज नेम वाला जो हमें एक्शन मिला था, अच्छा एक्शन अभी आ नहीं रहा है क्योंकि हमने ये देखो रेड्यूसर तो बना दिया, बट यहाँ पे जो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ होगा एक्शन, वो एक्शन हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो चेंज नेम वाला एक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट करोगे जैसे ही आपके पास यहाँ ऐप डॉट जेएसएक्स में आपको सजेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज नेम, ये देखो मिल गया। अब चेंज नेम में आपके पास पेलोड भी भेजना था, है ना, तो पेलोड में मैं भेज देता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ई कहाँ से आएगा? अरे यार ये इतना जूम कैसे हो गया? ई आपके पास यहाँ से आएगा, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। तो जैसे ही ऑन चेंज हो गया, डिस्पैच करेगा चेंज नेम वाले एक्शन को, एंड वहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एज अ पेलोड में जाएगा, और वहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे नेम को सेट कर रहे हैं, लेकिन नेम को कहीं यूज नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो, उस नेम वाले वेरिएबल को कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं। यूज क्या कर रहे हैं? इस वाले वेरिएबल को, बेसिकली किस वाले वेरिएबल को, किधर गया, वैल्यू वाले वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे साथ ही साथ एक यूज इफेक्ट लगाऊंगा, ताकि मुझे पता चले रीरेंडर ट्रिगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वैल्यू को तो चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, नेम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जब यहाँ पे रीरेंडर ट्रिगर होगा, मैं यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी एरे दे नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब जब रीरेंडर ट्रिगर हो तब तक हमारा ये कॉल हो। तो CLG करूंगा मैं, री रेंडर हुआ है, तो जब जब री रेंडर ट्रिगर होगा तब तब ये हमारा कॉल होगा। देखो री रेंडर ट्रिगर हुआ है, अगर मैं वैल्यू वाले स्टेट में चेंज करता हूं तो डेफिनेटली री रेंडर ट्रिगर होना चाहिए, है ना। री रेंडर ट्रिगर होगा तभी तो हमारी यूआई पे अपडेट होगा। लेकिन जब मैं वैल्यू में चेंज करता हूं, वैल्यू तो हमने इस कंपोनेंट में यूज भी नहीं किया है, वैल्यू का कुछ भी हमने यूज नहीं किया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं वैल्यू में चेंज करूं, तो वैल्यू वाला कहाँ गया भैया, ये देखो छुप गया है ये,
बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। और टेलविंड वगैरह हमने सेटअप कर रखा है क्या, थोड़ा बॉर्डर वगैरह दे क्या इसे, अगर टेलविंड सेटअप हो रखा है तो थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर एंड ठीक है बॉर्डर आ गया। इसमें भी दे दो काउंटर, दिख ही नहीं रहा है पता कैसे चलेगा, है ना। क्लास नेम यहाँ पे भी एक बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बॉर्डर आ गया। तो यहाँ पे मैं नेम में चेंज कर रहा हूँ, किस में चेंज कर रहा हूँ, नेम में। तो नेम में मैं टाइप करता हूँ MANAS, और यहाँ पे देखो अगेन री रेंडर हो रहा है, री रेंडर हुआ, एक बार ही री रेंडर हुआ यहाँ पे, जब भी यहाँ पे मैंने चेंज किया। और मैं एक बार ही देखना चाहता हूँ स्टेट को भी, app.jsx में मैं const state इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर एंड स्टेट डॉट स्टेट, एक मिनट, स्टेट डॉट, अरे यार काउंटर, ठीक है, वहां पर से आपके पास एक स्टेट आ रहा है और CLG करूंगा मैं स्टेट को। सो रीलोड करता हूं मैं, देखो री रेंडर हुआ है और अभी वैल्यू MKL है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ K, अनडिफाइंड आ रहा है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं चेंज नेम में, और चेंज नेम में यहाँ पे अरे यार एक्शन डॉट नेम मैंने कर दिया, एक्शन डॉट पेलोड करना था ना, पेलोड करना था, एक्शन डॉट पेलोड, क्योंकि पेलोड आ रहा होगा यहाँ पे जो भी हम लोग पास करेंगे। तो अभी MKL है, मैंने डाला H, देखो री रेंडर ट्रिगर हुआ, E देखो री रेंडर ट्रिगर हुआ। app.jsx में तो री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि app.jsx में ये वाला वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, स्टेट हम लोग यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे काउंटर वाले एप्लीकेशन में तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू को यूज कर रखा है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर हो रहा है। app.jsx से अभी अगर हम लोग यहाँ पे हटा दें तो यहाँ पे देखो नेम में चेंज कर रहे हैं, फिर भी री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट हमारा ट्रिगर हो रहा है, काउंटर वाला री रेंडर ट्रिगर हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है पूरे के पूरे स्टेट का, बेसिकली पूरे के पूरे स्लाइस का, काउंटर वाले स्लाइस का। सो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के चेंज होने पे ये वाला कंपोनेंट री रेंडर ट्रिगर हो, सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें वैल्यू यूज कर रखा है, तो काउंटर डॉट वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का सब्सक्रिप्शन लो ना, ये लो वैल्यू का सब्सक्रिप्शन ले लो। और यहाँ पे तो नाम कुछ भी दे सकते हो, तो ये स्टोर वैल्यू में दे देता हूँ, स्टोर से वैल्यू आ रहा है क्योंकि ऊपर में भी एक वैल्यू मैंने बना दिया है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये स्टोर वैल्यू जो यहाँ पे आ रहा है स्टोर से, वो वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब अगर ध्यान से देखो तो जब जब हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली वैल्यू में चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही नेम में चेंज करेंगे ना, यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर नहीं हो रहा है। ग्रेट ग्रेट, दैट मीन्स जिसका सब्सक्रिप्शन हम लोग लेंगे वही री रेंडर ट्रिगर होगा। अगर हम लोग पूरे के पूरे स्लाइस का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो उस स्लाइस में कोई भी एक स्टेट में छेड़खानी होगा ना, तो उसमें कोई भी अलग स्टेट कहीं और यूज हो रखा है तो वहां पे भी री रेंडर ट्रिगर होगा, ठीक है। तो पूरा सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो ध्यान से लेना, वो कहीं किसी भी स्टेट में छेड़खानी होगा तो पूरा सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले रखा है किसी कंपोनेंट में तो वो वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा होगा। और अगर आपने सिंगल वेरिएबल का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो सिर्फ और सिर्फ उस वेरिएबल के चेंज होने पे ही कंपोनेंट री रेंडर ट्रिगर होगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पूरा सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता रहेगा अगर स्लाइस में कुछ भी चेंज होता है तो, स्लाइस वाले स्टेट में, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आती है तो बधाई हो, आपको रिडक्स टूलकिट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। यहाँ पे बस इतना ही फंडा था, नेम, इनिशियल स्टेट, और नेम से आपके पास बेसिकली टाइप एंड एक्शंस एंड रेड्यूसर्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं। नेम को ध्यान में रखते हुए टाइप जनरेट हो रहा है, तो टाइप से ही बेसिकली आपके पास एक्शन में भी काम आता है, वही टाइप एक्शन आपने अभी देखा भी, ठीक है। रेड्यूसर तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा नहीं सकता, इंटरनली आपके जनरेट हो रहा होगा उसी तरीके से जैसे रिडक्स में होता था, देखना है आप जाके देख सकते हो। एंड बाकी सिंपल आपको एक इस तरीके से फंक्शंस बनाना होता है एंड आप डायरेक्टली स्टेट में चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। ये हो गया आपके पास। बहुत ही आसान आराम से यहाँ पे आपके पास काम हो जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड फिर हम लोग देखते हैं कि थंक कैसे सेटअप कर सकते हैं। बेसिकली थंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेटअप होता है, मिडिलवेयर वगैरह सेटअप होता है, बट आपको यूज करना आना चाहिए। यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। थंक मतलब समझ में ही नहीं है, थंक क्या, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब रिडक्स टूलकिट भी आपके पास यहाँ पे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए बेसिकली आपके पास अगर कोई फेच वगैरह कर रहे हो तो वहां पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपका हो रहा होता है। वहां पे वेट करने के लिए, अवेट वगैरह करने के लिए, असिंक का वेट करने के लिए आपके पास तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सेटअप वगैरह सब कुछ इसमें इनबिल्ट हो जाता है, इनबिल्ट होता है आपके पास, थंक वगैरह सब कुछ पहले से सेट होता है, बस आपको यूज करने आना चाहिए।
रिडक्स में हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, सेट करना पड़ता था, बहुत झमेला था, फिर जाके हम लोग यहाँ पे काम करते थे। ऐसा नहीं है, टूल किट में आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो एक छोटा सा ब्रेक लो, ये नॉर्मल चीजें आपने करने सीख ली, एक स्लाइस बनाने सीख लिया आपने। अब एक स्लाइस जो बनाएंगे, एक फीचर और बनाएंगे हम लोग फेच डेटा का, और वहां पे असिंक्रोनस काम करके देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी परसिस्ट वगैरह की अगर बात करो, डेव टूल वगैरह तो मैंने बता ही दिया, ऑटोमेटिकली होता है। परसिस्ट वगैरह की बात करो तो उसके लिए रिडक्स परसिस्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और सेम जैसे रिडक्स में किया था हमने, इसमें भी सेम तरीके से करना है। तो रिडक्स में आप जाके देख सकते हो, इसमें सेम तरीके से होगा। चाहोगे तो लास्ट में मैं करके दिखा दूंगा फटाफट। ठीक है, तो एक ब्रेक लो छोटा सा, फिर थंक डिस्कस करते हैं, बेसिकली असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं, ठीक है। हो गया ब्रेक, चलो अब आ जाओ, फटाफट देख लेते हैं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से किया जा सकता है रिडक्स टूलकिट के अंदर। आसान है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स वाइज आपको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये हमारा काउंटर स्लाइस हमने एक बनाया था, ये फीचर्स हो गया हमारा, ये कंपोनेंट हटा दो, यहाँ पे काउंटर स्लाइस था। अब इसी फीचर के अंदर एक और नया फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पे कुछ यूजर नाम का एक स्लाइस बना लेते हैं, यूजर का डेटा फेच करेंगे, ठीक है, फेक जेसन प्लेस होल्डर से कर लेंगे। तो यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, यूजर स्लाइस डॉट जेएस। काफी बारी मैं इस तरीके से बना देता हूँ प्रोजेक्ट्स वगैरह में, यूजर डॉट स्लाइस डॉट जेएस, कुछ नहीं, नेम बस अलग तरीके से लिख दिया। यूजर स्लाइस लिखो या यूजर डॉट स्लाइस लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, लास्ट का एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट होता है जो कि है डॉट जेएस, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। एक में अगर डॉट स्लाइस किया है, दूसरे में यूजर स्लाइस लिख दिया, ऐसे मत करना। या तो यूजर डॉट स्लाइस डॉट जेएस, बाकी सब में भी उसी तरीके से करो, या फिर एक में अगर स्लाइस कर दिया तो इसी तरीके से बनाओ, कंसिस्टेंसी रखना, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन सेम तरीके से अपना काम करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट हमारे पास यूजर का डेटा आएगा, तो यहाँ पे यूजर्स आपके पास आ रहे होंगे, यूजर्स का एक एरे आ रहा होगा, मान के चलते हैं, एंड एरे ही आ रहा होगा, 10 यूजर्स का एरे, फेक जेसन प्लेस होल्डर काफी बार आपने यूज कर रखा होगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्लाइस क्रिएट करना है, तो क्रिएट स्लाइस। सजेशन नहीं मिले भैया, क्या बात है, क्रिएट स्लाइस, गलत बात है ये तो, एक में सजेशन दे रहे हो, एक में नहीं दे रहे हो। इम्पोर्ट फ्रॉम @redux toolkit, ठीक है, अभी मिल जाना चाहिए सजेशन। क्रिएट स्लाइस, ऑल राइट, और यहाँ पे नेम क्या दे देंगे, यूजर दे देंगे, ठीक है, नेम यूनिक ही होना चाहिए सारे के सारे स्लाइस का। इनिशियल स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारे पास रेड्यूसर्स आ जाएंगे, और रेड्यूसर्स में एक एक फंक्शन आ जाएगा। सो अब यहाँ पे नॉर्मल रेड्यूसर्स से तो काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सच में क्या, हाँ, नॉर्मल रेड्यूसर से यहाँ पे काम नहीं होगा, वो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, वो सिंक में काम करते हैं। सो वहां पे आप असिंक का वेट यूज करना चाहोगे, आप नहीं कर सकते, आपको एरर मिलेगा। चाहो तो करके देखना, नहीं हो पाएगा। सो चलो करके दिखा देता हूं यार, चलो करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे आप आ जाओ, फेक जेसन प्लेस होल्डर सर्च कर लो, एक एपीआई ले लो यहाँ पर से यूजर का, ठीक है, ये मिल गया आपको एक एपीआई, ये एपीआई ले लो, और यहाँ पे आके चलो एपीआई कॉल करके देख लेते हैं। किस तरीके से करोगे, यहाँ पे फैच यूजर नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, असिंक बना लेते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पे गलत हो गया क्या, इस तरीके से ना, ठीक है। फैच का यूज करते हैं, अदरवाइज एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, तो फैच से ही काम चला लेते हैं। कॉन्स्ट डेटा ही तो फैच करना है बेसिकली, तो इससे भी काम चल जाएगा। रिस्पॉन्स आएगा आपके पास, और अवेट कर लेंगे इसका, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को डॉट जेसन में बेसिकली रीडेबल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड कॉन्स्ट डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, CLG कर लेंगे डेटा को। तो अभी यहाँ पे अगर आओ रिलोड करते हैं, तो एरर तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अभी इसको कहीं एक्सपोर्ट करके स्टोर में लगाया भी नहीं है। सो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, आपके पास यहाँ पे रेड्यूसर जनरेट होके आ रहे होंगे, रेड्यूसर जनरेट होके आ रहा होगा इससे रिलेटेड। सो कैसे आएगा, हमने वेरिएबल में तो सेव कराया नहीं है। कॉन्स्ट यूजर स्लाइस हो गया ये आपके पास, सो यहाँ पे यूजर स्लाइस डॉट रेड्यूसर, बहुत ही बढ़िया, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और यूजर स्लाइस डॉट एक्शन से एक्शंस को एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला एक्शन होगा हमारे पास फैच यूजर का, ठीक है। सजेशन नहीं मिला, क्यों, फैच यूजर यहाँ पे, फैच यूजर देना चाहिए था सजेशन नहीं दिया इन्होंने, पता नहीं, शायद हमने ये असिंक वाला काम कर लिया इसलिए, मे बी नॉट। रिलोड करते हैं,
सो यहाँ पे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर में हमने कनेक्ट नहीं किया है। सो अभी यहाँ पे आ जाते हैं, स्टोर में कनेक्ट भी कर लेते हैं। import यूजर reducer from /feature/user slice से यूजर reducer ले लेंगे और यहाँ पे यूजर और यहाँ पे यूजर reducer लगा देंगे। ठीक है, सो यूजर reducer आपके पास स्टोर में कनेक्ट हो गया है और अभी भी यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर सब चल रहा है। अभी चलो चल के देखते हैं कि हम लोग यूजर फेच कर पा रहे हैं नहीं। कंपोनेंट एक बनाते हैं, नया फाइल, और यूजर्स कैपिटल में लिखना होगा ना, ये तो JSX है, users.jsx RAFCE, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा रहा हूँ मैं, आराम से करता हूँ, यूज इफेक्ट, और इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे डिस्पैच कर लेंगे। और डिस्पैच करने के लिए यहाँ पे हमारे पास const use dispatch होगा, एक dispatch इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। पता नहीं सजेशंस मिलने क्यों बंद हो गए, रिलोड करना पड़ेगा क्या। यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास यूज डिस्पैच आ गया और यहाँ पे यूज डिस्पैच इस तरीके से कॉल कर लेंगे, डिस्पैच आ गया आपके पास, डिस्पैच एंड फैच यूज़र करना है, ये लो हमने फैच यूज़र कर लिया और कायदे से आपके पास डेटा फैच होके आना चाहिए। रिलोड करते हैं। सो कंसोल में अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है, फैच यूज़र हमने डिस्पैच कर दिया और यूज़र स्लाइस में आएंगे, ठीक है, ये वाले यूज़र स्लाइस में, और यहाँ पे CLG करके देखते हैं कि क्या रन हो रहा है, क्या रन हो रहा है फैच यूज़र। सो फैच यूज़र रन नहीं हो रहा है हमारा, यूज़र्स में हमने यहाँ पे डिस्पैच कर रखा है प्रॉपर डिस्पैच फैच यूज़र, सो हमारा ये रन नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, असिंक यहाँ पर से हटा के देखते हैं, ठीक है, इसको नॉर्मल फंक्शन बना के देखते हैं। सो ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजर्व्ड वर्ड कहाँ यूज़ कर लिया हमने, अच्छा ये अवेट के बारे में बात कर रहा है, तो इसे अभी हटाते हैं, अभी देखते हैं क्या ये काम कर रहा है हमारा, रिलोड करते हैं। अच्छा यूज़र को तो अभी हमने कहीं लगाया ही नहीं, app.jsx में आके सबसे पहले यूज़र कंपोनेंट को लगाओ, तो कैसी बेहुदा वाली हरकतें कर रहे हो। यहाँ पे यूज़र्स में सब कुछ ठीक था, फैच यूज़र्स में भी बाकी सारी चीज़ें जो हमने कर दी कमेंट, उसको अनकमेंट करते हैं फटाफट यहाँ पे आके, ठीक है, असिंक, और देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम है। सो अभी ये कह रहा है ए नॉन सीरियलाइजेबल वैल्यू वाज डिटेक्टेड इन द स्टेट इन द पाथ यूजर वैल्यू प्रॉमिस, टेक लुक एट द रेड्यूसर हैंडलिंग दिस एक्शन टाइप। सो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे सीरियलाइजेबल आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे आप नॉर्मल एरे ऑब्जेक्ट नंबर स्ट्रिंग etc पास करते हो, जो कि जेसन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता है वो आप रेड्यूसर के अंदर इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते। तो ये असिंक अवेट प्रोमिसेस वाली चीजें आपके पास नॉन सीरियलाइजेबल होती हैं, ठीक है, ये सीरियलाइजेबल नहीं होती हैं। यहाँ पे वही एरर ये दे रहा है आपको, सीरियलाइजेबल नॉन सीरियलाइजेबल। अगर नहीं समझ में आ रहे तो एक बार गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर, ये ऐसी सारी चीजें जो कि जेसन में आपके पास कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सो ये सब आपके पास सीरियलाइजेबल है। और रेड्यूसर इंटरनली वैसे ही काम कर रहा होता है, ठीक है, रेड्यूसर बोल रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा रिडक्स टूलकिट ही इंटरनली रिडक्स पे बेस्ड है, या रिडक्स ही कह लो, इंटरनली उसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिंक्रोनस कर सकते हो, असिंक्रोनस नहीं कर सकते। तो ये फैच यूजर मैं यहाँ से हटाऊंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो कैसे काम होगा हमारा, किस तरीके से काम होगा, यहाँ पे यूजर्स में आके ये फैच यूजर हटा दो, क्योंकि ये अब आपको मिलेगा नहीं तो एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से काम करेंगे हम लोग, कैसे यहाँ पे हमारा डेटा वगैरह फैच करेंगे, जब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आपके पास देखो, एक तरीका था रिडक्स में थंक सेटअप करके मिडिलवेयर वगैरह लगा के, बट वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली करी कराई हैं। आपके पास सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, बस आपको यूज करना सीखना है, कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप अलग से एक फंक्शन बना लो, जिससे कि हम लोग बोल देंगे कुछ एक्स्ट्रा रेड्यूसर में हम लोग ट्रीट करेंगे उसे। एक्स्ट्रा मतलब जो रेड्यूसर में आप काम नहीं कर रहे हो, अलग से अपना खुद का कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, लाइक API कॉल कर रहे हो, अलर्ट वगैरह, कुछ भी अलग से कुछ काम कर रहे हो अपना। सो यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन ही कह लो बनाएंगे, फैच यूजर नाम का, और ये बनाने के लिए आप लोग यूज करोगे क्रिएट असिंक थंक का। अब ये क्रिएट असिंक थंक कहाँ से आएगा, रिडक्स टूलकिट से ही आएगा, ठीक है, रिडक्स टूलकिट में ही सारी की सारी चीजें, वहां पे थंक आपको सेट करना पड़ता था, यहाँ पे रिडक्स टूलकिट में ही है। तो क्रिएट असिंक थंक का यूज करोगे, ये 2 पैरामीटर्स ले रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई एक फंक्शन समझ सकते हो, हायर ऑर्डर फंक्शन, ये 2 पैरामीटर आपके पास ले रहा होता है। सबसे पहले तो टाइप, अच्छा टाइप, हाँ वही टाइप जो आप सोच पा रहे हो, टाइप।
सो यहाँ पे मैं टाइप दूंगा यूजर स्लैश फैच यूजर। यहाँ पे मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो रेड्यूसर आप बना रहे थे, इंटरनली ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे रहा था एक्शन वगैरह, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा रेड्यूसर में ट्रीट होगा। सो यहाँ पे आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा यूजर स्लैश फैच रेड्यूसर, और इसी तरीके से करो, गुड प्रैक्टिस है क्योंकि ये भी इसी तरीके से जनरेट कर रहा था। यहाँ पे जो हम लोग स्लाइस का काम कर रहे थे, ये स्लाइस भी जब जनरेट कर रहा था एक्शंस, तो आपने उसमें देखा था कि इसी तरीके से टाइप जनरेट कर रहा था, आगे में प्रीफिक्स यूजर लग रखा था और लास्ट में ये वाला फंक्शन। सो इसी तरीके से आप देना, बढ़िया प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, कहीं कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह नहीं होगा। सो यूजर स्लैश फेच यूजर टाइप दे दिया हमने। अब यहाँ पे हम लोग अपना असिंक फंक्शन बना सकते हैं। सच में क्या? हाँ, 2 पैरामीटर होते हैं यहाँ पे, पहला में तो आपने ये कर दिया, दूसरा असिंक फंक्शन आपने बना लिया। अब यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। सच में? हाँ, फैच कर लो एपीआई को। कौन सा एपीआई था आपका? एपीआई खो गया हमारा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके कॉपी कर लो अगेन और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें भी कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, रीडेबल ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, तो यहाँ पे अवेट लगा देंगे और CLG करके देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा रेड्यूसर है, सो ये आपके पास एक्शंस से नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दोगे इस तरीके से, एक्सपोर्ट एंड डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दो, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा क्योंकि एक्शन से तो नहीं आ रहा है। डायरेक्टली आप इस तरीके से फेच यूजर आपने एक्सपोर्ट कर दिया और मल्टीपल यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा रेड्यूसर बना के एक्सपोर्ट कर सकते हो। और गुड प्रैक्टिस ये भी है कि एक्स्ट्रा जो भी रेड्यूसर आप बना रही हो क्रिएट असिंक थंग का यूज करके, उसको अलग फाइल में बना लीजिए। यूजर में स्लाइस बनाया आपने, यहाँ पे एक थंग नाम का फाइल बना रहे हो, उसमें सारे के सारे ये फंक्शंस रखो आप, ठीक है। सो ये एक्शन से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है ये। तो फैच यूजर आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे आपको ये फैच यूजर मिला। अब यहाँ पे आप इसे देख सकते हो, ये आपके पास काम कर रहा होगा। अच्छा, कॉल तो किया नहीं है हमने, कॉल कर लेते हैं यहाँ पे आके फटाफट। सो यूज इफेक्ट एंड सिंगल कॉल करेंगे इसे ऑन लोड पे, डिस्पैच फैच यूजर, और इसे कॉल कर देते हैं। सो रिलोड करते हैं, ये लो डेटा आपके पास आ गया, वाओ। अच्छा, अब प्रॉब्लम एक और है अभी यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि स्टेट में कैसे सेट करेंगे। अब ये तो एक्स्ट्रा रेड्यूसर है, आपने अभी कहा ये एक्स्ट्रा रेड्यूसर है, यहाँ पे स्टेट वगैरह का तो एक्सेस है नहीं, तो स्टेट में सेट करना होगा, तब कैसे करेंगे? अब तो फंस गए। चलो, आपने एपीआई कॉल किसी तरीके से कर लिया, इंटरनली बिल्ड था यहाँ पे क्रिएट असिंक थंग। सो क्रिएट असिंक थंग का यूज करके आपने एपीआई कॉल तो कर लिया, बट अब स्टेट में सेट करना है। स्टेट में कैसे सेट करेंगे? सो ये जो आपने क्रिएट असिंक थंग का यूज करके एक फंक्शन बनाया ना, क्रिएट असिंक थंग आपके पास 3 चीजें क्रिएट कर रहा होता है, बेसिकली 3 स्टेटस जनरेट कर रहा होता है। अच्छा, क्या क्या? सबसे पहला आपके पास ये कुछ इस तरीके से 3 टाइप जनरेट कर रहा होता है, टाइप ही कहना ज्यादा बेटर होगा। फेच यूजर स्लैश पेंडिंग स्टेटस। प्रोजेक्ट में भी बताया था मैंने, प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट में, जहां पे मैंने रिडक्स में थंग डिस्कस किया था, है ना। 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहला पेंडिंग स्टेटस, आपने अभी जस्ट कॉल हिट किया है, पेंडिंग स्टेटस में, अभी डेटा आया नहीं है, तो पेंडिंग स्टेटस में है। दूसरा हो सकता है यूजर स्लैश फैच यूजर स्लैश फुलफिल हो गया, तो फुलफिल्ड, ठीक है, फुलफिल्ड। तीसरा हो सकता है कि रिजेक्ट हो गया, यूजर स्लैश फैच यूजर स्लैश रिजेक्टेड, यही हो सकता है। या तो पेंडिंग स्टेटस में अभी डेटा आया नहीं है, वेट कर रहा है, फुलफिल्ड हो गया मतलब सक्सेसफुली डेटा आ गया, रिजेक्ट हो गया मतलब डेटा नहीं आया, कुछ एरर आ गया। सो ये 3 स्टेटस, 3 टाइप आपके पास ये क्रिएट असिंक थंग आपका जनरेट कर रहा होता है। अब ये जो जनरेट कर रहा होता है, आप इसको एक्स्ट्रा रेड्यूसर में आप यहाँ पे लिखते हो एज अ बिल्डर, आप अपना केस ऐड कर सकते हो। जैसे आपको नॉर्मल रिडक्स जब यूज कर रहे होते तो वहाँ पे रेड्यूसर में आपको मैनुअली टाइप वगैरह बनाना पड़ता था एंड आप वहाँ पे घिस रहे होते थे, काम कर रहे होते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें आपके पास प्री डिफाइंड है। किस तरीके से काम करोगे ये देखो, एक्स्ट्रा रेड्यूसर्स में जाओगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा रेड्यूसर्स आपके पास ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ले रहा होगा एंड यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कॉल कर दोगे, हो गया, नहीं। सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे ये आपका एक फंक्शन होता है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर आपके पास एक ऐड बिल्डर मिल रहा होता है आपको, ऐड बिल्डर। और ये ऐड बिल्डर आपके पास एक हेल्पर ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हो, एक हेल्पर ऑब्जेक्ट होता है। ऐड बिल्डर के पास आपके पास केस बिल्ड करने की फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे 3 केसेस आपके पास होते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड। सो यहाँ पे पास ऐड बिल्डर से आप वो तीनों केस हैंडल कर सकते हो। तो ऐड बिल्डर डॉट ऐड केस, ठीक है, केस ऐड कर दिया मैंने। सो यहाँ पे आपको अब इसे इस तरीके से फैच यूजर डॉट लगाओगे तो आपके पास वो मिल जाएगा फुलफिल्ड, डिफरेंट चीजें आपको मिलेगी, फुलफिल्ड और पेंडिंग और रिजेक्टेड भी आपको एक मिल रहा होगा।
सो इन्हीं 3 स्टेटस का आपको काम है। फैच यूजर डॉट अगर पेंडिंग है तो कुछ काम करना है आपको, ठीक है। फैच यूजर डॉट पेंडिंग है तो पहला तो आपने ये दे दिया फैच यूजर डॉट पेंडिंग, बेसिकली स्टेटस आप मेंशन कर दिया आपने यहाँ पे, और दूसरे में आप यहाँ पे एक फंक्शन पास कर रहे होते हो, और इस फंक्शन के अंदर आपके पास अगेन स्टेट और एक्शन होता है। ओके, सो रेड्यूसर में हम सिंक्रोनस टास्क कर रहे थे, असिंक्रोनस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा घूम फिर के आना पड़ा यहाँ से। यहाँ पे हमने क्रिएट असिंक थंग का यूज करके काम किया। यहाँ पे ये 3 चीजें कर रहा होता है बेसिकली, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, ये 3 स्टेटस में काम कर रहा होता है। 3 स्टेटस ये क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमने फेच यूजर डॉट पेंडिंग स्टेटस लगा दिया कि अगर पेंडिंग स्टेटस में होगा तो आप यहाँ पे कुछ काम करना है स्टेट पे, अदरवाइज यहाँ पे एड बिल्डर डॉट एड केस आप दोबारा से कर सकते हो, और यहाँ पे फेच यूजर आपकी मर्जी है, आप फुलफिल्ड हैंडल करना चाहते हो, रिजेक्ट हैंडल करना चाहते हो, अब अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 पैरामीटर्स होगा, एक तो आप स्टेटस मेंशन करोगे यहाँ पे, दूसरा आपके पास ये एक फंक्शन होगा जहाँ पे आप स्टेट डॉट सॉरी डॉट नहीं, स्टेट कॉमा एक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया मैंने, इसलिए अब थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है। सो स्टेट कॉमा एक्शन यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से एक और होगा आपके पास रिजेक्टेड, कि अगर रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पे आपके पास कुछ एरर आ रहा होगा, वो एरर आप हैंडल कर लोगे। सो यहाँ पे यूजर, साथ ही साथ वो लोडिंग आपको हैंडल करना होगा। स्टार्टिंग में लोडिंग फॉल्स रहेगा, जैसे ही आप एपीआई हिट कर दो पेंडिंग स्टेटस में होगा, तो पेंडिंग स्टेटस में क्या करेंगे, स्टेट डॉट लोडिंग को कर देंगे ट्रू, लोडिंग ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही डेटा आएगा स्टेट डॉट लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी यही किया था हमने, बट बहुत लंबा चौड़ा काम करके, क्योंकि रिडक्स यूज कर रहे थे। और यहाँ पे रिजेक्ट हो गया अगर, तो भी स्टेट डॉट लोडिंग फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लो बाई चांस एरर आ गया, तो एक एरर के लिए स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे एरर, और बाय डिफॉल्ट एरर नल होगा। और जैसे ही एपीआई हिट करेंगे पुराना सारा का सारा एरर क्लियर कर देंगे, दैट मीन्स स्टेट डॉट एरर को नल कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर रिजेक्ट हो जाता है हमारा, रिजेक्ट होने पे डेफिनेटली एरर ही आएगा, तो स्टेट डॉट एरर में यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे एक्शन में क्या आ रहा है आपके पास, तो आप एरर में सेट कर सकते हो वो चीज़ें। तो एक्शन आप चेकआउट कर लो कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ गलत टाइप कर दिया, फिलहाल तो यही कर सकता हूँ मैं, और क्या ही कर सकता हूँ। सो कंसोल डॉट लॉग एक्शन मैंने किया है, यहाँ पे ये रिजेक्टेड में दिखा नहीं रहा है एक्चुअली। क्यों नहीं दिखा रहा है रिजेक्टेड में, जबकि यहाँ पे हमारा ये गड़बड़ हो चुका है, HTTP था, कोई बात नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हमने कर दिया। तो अभी देखो एरर आ रहा है आपके पास, और ये देखो एक्शन में क्या आ रहा है आपके पास, एक्शन में आप एरर आ रहा है, कुछ मेटा डेटा आ रहा है, पेलोड तो कुछ नहीं होगा। टाइप आपके पास देखो यूजर स्लैश फेच यूजर स्लैश रिजेक्टेड, मैंने बोला था ना 3 टाइप जनरेट कर रहा होता है ये, यूजर स्लैश फेच यूजर स्लैश रिजेक्टेड फुलफिल्ड। सो उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, और एरर के अंदर आप देख सकते हो एक मैसेज होगा, तो एरर डॉट मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हो, स्टेट डॉट एरर और एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज। लेकिन एरर हैंडल करने का ये प्रॉपर तरीका नहीं है। एरर हैंडल करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री अप्रोच होता है वो होता है रिजेक्ट विद वैल्यूज। रिजेक्ट विद वैल्यूज से आप यहाँ पे कस्टम एरर डाल सकते हो, अदरवाइज आपको हर बार यही मिलेगा। कौन सा एरर मिलेगा, ये वाला एरर, किधर गया ये वाला एरर, फेल टू फेच, कुछ भी होगा यहाँ पे ये दिखाएगा फेल टू फेच। ऐसा नहीं दिखाना है हमें। अगर मान लो आपके पास डेटाबेस से कुछ एरर आ रहा है कि ईमेल गलत है, या फिर इनवैलिडेशन वेब टोकन, इस तरीके का एरर आ रहा है कि टोकन गलत है, या टोकन आपका एक्सपायर हो गया है, लॉगिन जो आपने आइडेंटिटी लॉगिन की थी वो एक्सपायर हो चुका है, इस तरीके का एरर आ रहा है, तो कस्टम एरर आप दिखाना चाहोगे स्क्रीन पे। सो उसके लिए आपके पास यहाँ पे रिजेक्ट विद वैल्यूज आता है, इस तरीके से एरर हैंडल नहीं करते हो। बट फिलहाल के लिए मैंने आपको दिखा दिया, एक्शन भी दिखा दिया, और यहाँ पे भी सेम तरीके से आप कंसोल कर रहे हो ना, कंसोल के बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे डेटा को। तो जो डेटा आप यहाँ पे रिटर्न कर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो डेटा आप यहाँ पे रिटर्न करोगे वही एज अ पेलोड आपको यहाँ पे मिल रहा होगा एक्शन डॉट पेलोड में। सो आप यहाँ पे स्टेट डॉट यूजर्स के अंदर एक्शन डॉट पेलोड सेट कर दोगे। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा कर रहे हैं ना हम लोग। सो यहाँ पे जो टीपी कोड सी छूटा था ना, टीपी कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये डेटा एज इट इज हम लोग रिटर्न कर दे, रिटर्न कर रहे हैं, तो एक्शन डॉट पेलोड में आपको मिल रहा है, वो यूजर्स में जाके सेट हो जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इनडायरेक्टली स्टेट के साथ छेड़खानी किया। हमने पहले क्रिएट असिंक थंग का यूज करके फंक्शन बनाया, इसमें एपीआई कॉल किया, और यहाँ पे 3 स्टेटस मिले। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि यहाँ पे 3 स्टेटस मिले, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी आप करते तो मैनुअली आपको करना पड़ता इस तरीके से।
ठीक है, तो यहाँ पे पेंडिंग, बढ़िया बात है, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, आप तीनों केस हैंडल कर रहे हो, वेरी गुड। सो फेच यूजर यहाँ पे आपके पास हो गया, एंड अब आपको क्या करना है, और यहाँ पे भी सेट हो गया। अब आप आके यूजर्स वाले में आप चाहो तो देख सकते हो, कॉन्स्ट यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट यूजर, ठीक है, स्टेट डॉट यूजर ही था ना हमारा, हाँ यूजर ही था स्टेट डॉट यूजर डॉट यूजर्स, ठीक है, स्टेट डॉट यूजर स्लैश यूजर स्लैश डॉट यूजर्स, ठीक है, यूजर्स डॉट यूजर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सारे के सारे यूजर्स आ रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ यूजर्स का एक्सेस लिया है, देखते हैं यूजर्स आपके पास आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और यहाँ स्लाइस से आप कंसोल वगैरह हटा दो, अदरवाइज यहाँ पर का कंसोल हो जाएगा। तो रिलोड करते हैं, ये देखो डेटा आपके पास स्टेट में प्रॉपर्ली सेव हो गया है। पहले तो यहाँ पे खाली था डेटा, देखो जैसे ही डेटा सेट हुआ यहाँ पे डेटा आपके पास रिफ्लेक्ट भी हो गया, री रेंडर ट्रिगर हुआ। और ये तो डिफॉल्ट री रेंडर आपके पास ट्रिगर हो रहा है काउंटर JSX का। तो काउंटर JSX से ये तो मैंने चेक करने के लिए बताया था आपको कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे आप इस तरीके से API कॉल कर सकते हो एंड आपका काम हो जाएगा। तो एरर के लिए मैंने बोला रिजेक्ट विद वैल्यूज, ये वाला भी एक सिंटैक्स चलो देख ही लो आपके पास। अच्छा, पेलोड वगैरह जो आप भेजोगे ना, अगर मान लो ये वाला फंक्शन आप कॉल कर रहे हो फेच यूजर, और मान लो फेच यूजर करते टाइम आपको कुछ डेटा सेंड करना है, तो डेटा जो आप सेंड करोगे वो यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा होगा, डिटेल्स, ठीक है, वो डेटा को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये तो पेलोड आपको मिल ही रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। थंक API आपको बहुत जगह इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। इस थंक API के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैंने बताया रिजेक्ट विद वैल्यूज या फुलफिल्ड विद वैल्यू, बहुत सारी चीजें आपके पास होती है। आप चाहो तो इस तरीके से इसको डीस्ट्रक्चर करके कंट्रोल शिफ्ट से देख सकते हो। अबॉर्ट, डिस्पैच, अगर इसी के अंदर मल्टीपल आपको एक्शंस डिस्पैच करने हैं, अगर नीड पड़ गई तो डिस्पैच कर सकते हो। और ये सारी चीजें ना प्रोजेक्ट में बहुत तगड़े तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। अभी अगर थोड़ा बहुत सिंटैक्स वाइज कंफ्यूजन भी लग रहा है तो प्रोजेक्ट में बहुत तगड़े तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर गुड प्रैक्टिस हम लोग वहां पे करेंगे, सारी के सारे गुड अप्रोचेस यूज करेंगे। एंड ये सब कुछ, ये रिजेक्ट विद वैल्यूज जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, एक आपको मिल रहा है यहाँ पे रिजेक्ट विद वैल्यूज, मैंने बोला था एरर हैंडल करने का ये बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई कैच, और ट्राई वाला को ट्राई के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और कैच के अंदर जो एरर आ रहा है आप वो कस्टम एरर रिजेक्ट विद वैल्यूज के थ्रू यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो, और रिटर्न कराना जरूरी है। जैसे आपने रिटर्न डेटा किया तो एज अ पेलोड वहां पे मिल रहा था आपके पास डेटा, तो यहाँ पे रिटर्न करोगे, अगर मान लो एरर आ गया, ये कुछ फेल हो गया, तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो एरर आप एज इट इज यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, तो यहाँ पे पेलोड में ही मिलेगा, एरर में आपको नहीं मिलेगा, पेलोड में ही मिलेगा। तो स्टेट डॉट एरर इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड में ही एरर भी मिलेगा यहाँ पे, लेकिन कस्टम एरर मिलेगा जो आप यहाँ से भेजोगे। मान लो मैं भेजता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, तो देखना आप एरर में क्या सेट होता है। तो एरर में मैंने सेट भी कर दिया, एक्शन डॉट पेलोड से स्टेट डॉट एरर में मैंने सेट भी कर दिया है। सो आप यहाँ पे एक काम करो, पूरे यूजर वाले स्लाइस का ही सब्सक्रिप्शन ले लो, और यहाँ पे यूजर्स भी डिस्ट्रक्चर कर लो, और यहाँ पे एरर भी डिस्ट्रक्चर कर लो। अच्छा, डिस्ट्रक्चर से आप ये मत समझ लेना कि यूजर आपने डिस्ट्रक्चर किया, एरर डिस्ट्रक्चर किया तो सिर्फ और सिर्फ इसी का सब्सक्रिप्शन आया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने यूजर रिटर्न करा है, दैट मीन्स पूरे के पूरे यूजर स्लाइस का सब्सक्रिप्शन आपके पास आ चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे आप यूजर्स देख लो और साथ ही साथ एरर देख लो, अगर कुछ एरर आ रहा है तो। अभी तो एरर नहीं आ रहा होगा, अभी तो आपके पास ये पूरा का पूरा आ रहा है, एरर नल आ रहा है, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे कुछ दुर्घटना घट गया, मान लो मैं घटा देता हूँ कुछ दुर्घटना, यहाँ से ई हटा देता हूँ, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आपके पास एरर आना चाहिए था, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। रिलोड करते हैं, सब कुछ नल है, समथिंग वेंट रॉन्ग, डेटा सेट नहीं हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिजेक्टेड वाले केस में चला गया। फुलफिल्ड वाले में आता तब तो पेलोड में डेटा मिल रहा होता, लेकिन रिजेक्टेड वाले में आया तो पेलोड में आपके पास मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, एरर रिटर्न कर रहा हूँ, तो एरर सेट हो गया जाके आपके पास। सो ये ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, ये एक्चुअल इंडस्ट्री अप्रोच है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ना कि ये वाला जो मैंने आपको बताया था। तो लगभग हर तरीके से करके देख लिया, और एक टास्क मैं आपको देता हूं, रिडक्स वाला वीडियो आप देखना, और परसिस्ट, देखो डेव टूल वगैरह तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस मिल जाता है, अलग से सेटअप करने की नीड नहीं है, लेकिन परसिस्ट करने के लिए ना रिडक्स परसिस्ट आपको यूज करना पड़ेगा।
रिडक्स टूल किट में भी। और इस सेम तरीका, सेम अप्रोच, एग्जैक्ट सेम अप्रोच, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन रीड करो जैसा कि मैंने उसमें बताया था, अगर वो भी आपको आता है सेम तरीके से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक परसिस्ट रेड्यूसर बनाना है, यहाँ पे आप कंबाइन रेड्यूसर चाहो तो यूज करके रूट रेड्यूसर में डाल सकते हो, या फिर सिंगल सिंगल रेड्यूसर को भी परसिस्ट कर सकते हो, लेकिन वह तरीका बेटर नहीं है। कंबाइन रेड्यूसर करके एक रूट रेड्यूसर बनाओगे, परसिस्ट में कॉन्फ़िगरेशन डालोगे और यहाँ पे रेड्यूसर परसिस्ट करोगे, साथ ही साथ परसिस्ट गेट लगा दोगे, प्रोवाइडर जहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है वहाँ पे परसिस्ट गेट लगा दोगे, और साथ ही साथ आप आगे ये ब्लैक लिस्ट व्हाइट लिस्ट वगैरह आप कर सकते हो कि कौन से रेड्यूसर को ब्लैक लिस्ट करना है, बेसिकली स्टोरेज में सेव नहीं कराना है, लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में सेव नहीं कराना है। सो वो सारी की सारी चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लोकल में कराना है, सेशन में कराना है, कौन से स्लाइस को ब्लैक लिस्ट करना है, मतलब उसमें डेटा सेव नहीं होना चाहिए, कौन से स्लाइस को व्हाइट लिस्ट रखना है, मतलब उसी में डेटा सेव होना चाहिए लोकल स्टोरेज में। सो ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है, प्रीवियस में, हालांकि रिडक्स में बताया है, बट सेम एग्जैक्ट सेम तरीका है सेटअप करने का, एग्जैक्ट सेम तरीका। बस आपको यहाँ पे परसिस्टेड किधर गया, स्टोर किधर गया हमारा, यहाँ पे आपको रेड्यूसर में परसिस्टेड रेड्यूसर लगा देना है, और यहाँ पे परसिस्टेड स्टोर जैसे कि उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करके परसिस्टेड गेट आपको लगा देना है प्रोवाइडर के नीचे, ठीक है, रैप कर देना अपने एप्लीकेशन को, आपका परसिस्ट हो जाएगा डेटा। और अगर नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली किसी न किसी प्रोजेक्ट में परसिस्ट करने की नीड पड़ेगी, हम लोग करेंगे परसिस्ट, ठीक है। सो रिडक्स टूलकिट में बेसिकली मुझे नहीं लगता इतना अभी तक तो कहीं भी आपको एक साथ यूट्यूब पे मिलेगा, तो जितना भी हो सकता था पॉसिबिलिटी जितनी भी थी जो एक्चुअली में इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, जो मैंने यूज किया है, वो सबका कह सकते हो आप एक समरी था यहाँ पे, जिसमें कि सब कुछ जो जो हो सकता था पॉसिबल वो सब मैंने बता दिया, किस तरीके से स्टोर मैनेज करते हैं, किस तरीके से स्लाइस वगैरह यहाँ पे लिखते हैं। रेड्यूसर में आप सिंक्रोनस टास्क कर रहे होते हो, वो एक्शंस वगैरह जनरेट करता है, साथ ही साथ रेड्यूसर जनरेट करता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अगर आपको असिंक्रोनस टास्क करना है तो क्रिएट असिंक थंक्स का यूज करते हो, और यहाँ पे आपको इस तरीके से केस ऐड करना होता है, ऐड बिल्डर का यूज करके, एक हेल्पर ऑब्जेक्ट होता है, एंड डिफरेंट स्टेटस ये जनरेट कर रहा होता है, क्रिएट असिंक थंक, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, एंड यहाँ पे आप उस हिसाब से हैंडल करते हो अपना टास्क, ठीक है। सो यही था हमारा रिडक्स टूलकिट, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी होना चाहिए आपके लिए, बेसिकली मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ आप कह सकते हो। और यहाँ पे चाहो तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लो कि थ्योरी में क्या क्या लिख रखा था हमने। सो फटाफट यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, फटाफट यहाँ पे आ जाओ। सो ये तो हमने बता ही दिया आपको कि वाई रिडक्स टूलकिट, ये आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता था रिडक्स वगैरह में, सो अभी आपको पता चल गया कि सिंपल बॉयलरप्लेट कोड है, एक्शन टाइप्स वगैरह ऑटोमेटिकली ये सब उसमें आपको लिखना पड़ता था, एक्शन टाइप, क्रिएटर, रेड्यूसर, स्टोर सेटअप, और मैनुअल म्यूटेबिलिटी डॉट 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 स्प्रेड करना होता था। ये सब नहीं करना होता, ये नहीं करना होता यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, बस स्टोर सेटअप करना है, स्लाइस सेटअप करना है, बस काम हो गया आपका। सो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो रिडक्स टूलकिट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है ओवर रिडक्स, रिडक्स पे ही बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन लगा दिया गया है, एब्स्ट्रैक्शन एक लेयर है बेसिकली आपका, जहां पे आपको चीजें काफी ज्यादा आसान कर दी जाती है, सिंपल बॉयलर प्लेट कोड आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, इंटरनली वो सारी चीजें खुद मैनेज कर लेता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस उतना ही तगड़ा जितना रिडक्स का था, कंट्रोल्स उतने ही मिलते हैं जितने आपको रिडक्स में मिलते थे, सब कुछ सेम है, बस बॉयलर प्लेट कोड कम है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। सो लेस बॉयलर प्लेट कोड, ओपिनियनेटेड सेटअप, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ये खुद हैंडल कर लेता है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप म्यूटेट भी कर देते हो स्टेट को, सो वो इम्यूटेबिलिटी पे ही फोकस करता है। इंटरनली अगर आप म्यूटेट भी कर रहे हो, आपको लग रहा है म्यूटेट कर रहे हो, लेकिन इंटरनली वो म्यूटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इम्यूटेबिलिटी पे ही फोकस कर रहा है। सो गुड प्रैक्टिसेस जितनी है वो सब यहाँ पे हैंडल होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस बाय डिफॉल्ट, ठीक है। व्हाट आरटीके गिव्स यू, तो कॉन्फिगर स्टोर इंस्टेड ऑफ क्रिएट स्टोर, रिडक्स में आपके पास क्रिएट स्टोर होता था, यहाँ पे कॉन्फिगर स्टोर होता है। ये स्लाइस देता है आपको बनाने के लिए, जहाँ पे एक्शन, रेड्यूसर और साथ ही साथ स्टेट सब एक साथ होते हैं। क्रिएट असिंक थंक आप कर सकते हो एपीआई कॉल करने के लिए, अलग से आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ता है, बस क्रिएट असिंक थंक आपको यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। बिल्ट इन ईमर, अब ईमर मतलब क्या होता है, राइट म्यूटेबल कोड सेफली, ठीक है। म्यूटेबल कोड आप आराम से लिख सकते हो, आपको लगेगा यू राइट कोड एज इफ यू आर म्यूटेटिंग स्टेट, आप ऐसा कोड लिखोगे जो कि लगेगा कि आप म्यूटेट कर रहे हो, बट एक्चुअली स्टेट इज नेवर म्यूटेटेड, वहां पे आपका स्टेट म्यूटेट नहीं हो रहा होता है। रिडक्स डेव टूल इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, रिडक्स डेव टूल ऑटोमेटिकली इनेबल्ड होता है, आपको अलग से इनेबल करने की नीड नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इनेबल होता है, ठीक है।
सो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से कनेक्शन वगैरह क्या क्या होता है। रिडक्स वर्सेस रिडक्स टूलकिट, तो यहाँ पे क्रिएट स्टोर, यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर। एक्शन टाइप आपको बनाना पड़ता था मैनुअली, यहाँ पे ऑटो जनरेटेड होता है। एक्शन क्रिएटर्स आपको बनाना पड़ता था मैनुअली, आपका यहाँ पे ऑटो जनरेटेड होता है। स्विच केस रेड्यूसर आपको बनाना पड़ता था, यहाँ पे स्लाइस में ऑटोमेटिकली वो रेड्यूसर जनरेट कर देता है। मैनुअल इम्यूटेबिलिटी पे आपको फोकस करना पड़ता था, डॉट 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 ये एज इट इज स्प्रेड कर दो, जो चेंजेस है वो यहाँ पे लिखो, इस तरीके से करो, फिल्टर वगैरह करो, ये करो वो करो। यहाँ पे आपके पास ईमर सारा चीजें हैंडल कर लेता है इंटरनली। ईमर एक लाइब्रेरी है जो कि रिडक्स टूलकिट यूज करता है इंटरनली, वो सब कुछ हैंडल कर लेता है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो होती है वो आप ध्यान रखना कि म्यूटेटिंग स्टेट आउटसाइड स्लाइस। देखो म्यूटेट का फंडा है ही नहीं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि स्टेट डॉट समथिंग आप करते भी हो तो वो म्यूटेट एक्चुअली में हो नहीं रहा होता है। लेकिन अगर आप स्लाइस के अंदर कर रहे हो, तो अगर आप स्लाइस के ही बाहर कर रहे हो, कहीं बाहर स्टेट मंगा के एंड ऐसा मतलब काम कर रहे हो कि घर से आपने बुला लिया एंड फिर उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये गलत बात है। स्लाइस के अंदर ठीक है आप म्यूटेट करने की कोशिश कर सकते हो, एक्चुअली में होगा नहीं, वो इम्यूटेबिलिटी पे फोकस करेगा, लेकिन बाहर में कुछ छेड़खानी नहीं करना है। डूइंग एपीआई कॉल्स इनसाइड कंपोनेंट्स इंस्टीड ऑफ थंक्स, ठीक है, ये भी आपको नहीं करना है कि आप बाहर में एपीआई कॉल कर रहे हो इंस्टीड ऑफ थंक का यूज किए। थंक ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन है, क्रिएट असिंक थंक आपको बस यूज करना है, दैट्स इट। अब फालतू में मैक्सिमम जगह आप लोग देखोगे कि बाहर में एपीआई कॉल कर रहे हैं डेटा सेट करने के लिए, बस आप रिडक्स टूलकिट का यूज कर रहे हो। क्या फायदा, मेन फीचर तो आप छोड़ ही रहे हो। स्टोरिंग नॉन सीरियलाइजेबल डेटा, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रोमिसेस वगैरह अगर आप रेड्यूसर में डालोगे तो कचरा हो जाएगा, वो नॉन सीरियलाइजेबल डेटा है। सीरियलाइजेबल मतलब जो बेसिकली जेसन में कन्वर्ट हो सकता है, आपके पास नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे टाइम आउट वगैरह डाल रहे हो एंड प्रोमिसेस असिंक अवेट ईटीसी डाल रहे हो, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो नॉन सीरियलाइजेबल डेटा आपको स्टोर नहीं करना है। क्रिएटिंग वन ह्यूज स्लाइस, अब ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही स्लाइस बहुत बड़ा बना देना है, ठीक है, उसी में सारे का सारा असिंक थंक भी डाल दिया आपने। अभी तो एक था तो मैंने उसी में डाल दिया, बट असिंक थंक अगर आप बना रहे हो, क्रिएट असिंक थंक कर रहे हो, अलग से बनाना, उसे अलग से एक्सपोर्ट करना, ठीक है। और ऐड केस आप स्लाइस में जाके ऐड कर देना। और अगर बहुत बड़ा स्लाइस हो रहा है आपका तो तोड़ो उसको। अगर यूजर में ही आप ऑथेंटिकेशन वगैरह का काम भी कर रहे हो और यूजर की डिटेल्स वगैरह भी फेच कर रहे हो, उसमें एडिटिंग वगैरह का भी काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। ऑथेंटिकेशन अलग स्लाइस बना लो, यूजर का अलग स्लाइस बना लो जहां पे डेटा वगैरह फेच करके उससे रिलेटेड काम कर रहे हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस हैंडल कर सकते हो, जो कि हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह में देखेंगे आगे। प्रोजेक्ट्स वगैरह अब जो करेंगे ना, तो अब प्रोजेक्ट्स में मजा आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता रखी है। आप कहीं भी मुंह उठा के ऐसा बोल नहीं सकते हो कि ये हमने नहीं किया है, सब कुछ कर लिया है। और प्रोजेक्ट्स में जो करेंगे तो वो तो मतलब मजा आ जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड लेवल। बट पहले कर लें ठीक है, बोल तो मैं देता हूँ, पहले कर लें। हालांकि जितनी चीजें मैंने बोली है करा दी है, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी, बट मैंने करा दी है। रिएक्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, 4 मंथ लग गए, वो बात अलग है, बट कंप्लीट आपका लगभग लगभग हो गया। कुछ 8 टॉपिक्स हैं, कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं, और वो भी करा दूंगा मैं, कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और एडवांस टॉपिक्स अगर होंगे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के लिए, तो वो धीरे धीरे करते रहेंगे हम लोग। और साथ ही साथ जो जावा स्क्रिप्ट इंटरव्यू मैंने बोल रखा है वो मुझे याद है, ठीक है, अच्छे से याद है, वो भी मैं करा दूंगा। इसलिए मैं आगे का कोई ऐसा वादा नहीं कर रहा हूँ कि आगे बैक एंड वगैरह आएंगे या ऐसा कुछ। अभी पहले जो कमिट किया है मैंने वो पहले कंप्लीट कर दूं मैं पूरा का पूरा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। सो ये तो हो गया आपका रिडक्स टूलकिट। एंड मैं आपके सामने कोड भी पुश कर देता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कोड नहीं मिल पाता है हमें। सो ये हमारा 42 लेक्चर था ना, 42, और ये हमारा था RTK रिडक्स टूलकिट, ठीक है। और इसको मैं फटाफट पुश कर देता हूँ, और मुझे लगता है कि रीनेम ये होगा नहीं, क्योंकि हमने इसे रन करा रखा है ना। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, और कट जैसे ही किया मैंने, ये रीनेम हो गया, ठीक है। सर्वर रन कर रहा था बेसिकली, इसलिए रीनेम नहीं हो पा रहा था। तो रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर ही है git add dot git commit /m rtk एंड git status, सब कुछ सक्सेसफुली हो गया। git push origin main, ओके, तो मैंने पुश भी कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, कोड आपको मिल जाएगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और अगर आप खुद से करना चाहते हो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करा करो, ऐसे इस तरीके से पीछे मत पड़ा रहो, ये कोड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ मिल जाएगा, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिला तो जीपीटी कर लो, जेमिनी है आपके पास, फिर डिफरेंट आपके पास एआई टूल्स भी हैं आपके पास, सब यूज कर सकते हो। बोल्ट वगैरह यूज कर सकते हो, उसमें तो आपका पूरा का पूरा कोड ही जनरेट हो जाता है।
सो आप देख सकते हो वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करो खुद से, बाकी तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे प्रोजेक्ट्स बनवाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।